अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर विश्वास राव काफी भयानक हो गया था। उसने भवानी का गला पकड़ लिया और गुस्से में कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे की उंगलियां काटने की। विश्वास राव को इतने गुस्से में देखकर भवानी घबराते हुए बोला, मालिक वो एक लड़का था, उसी ने आपके बेटे की उंगलियां काटी। ये सुनकर विश्वास राव की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से में पूछा, कौन है वो और कहाँ मिलेगा। भवानी बोला, पता नहीं मालिक, हम तो आपके खिलाफ गवाही देने वाले भीम तिवारी को जान से करने के लिए गए थे, लेकिन बीच में वो लड़का आ गया, उसने हमारे 2 आदमियों को भी जान से मार दिया। ये सुनकर विश्वास राव ने गुस्से में भवानी को एक लात जड़ दिया और अपने आदमियों की ओर देखते हुए बोला, वो लड़का जहाँ कहीं भी हो, मुझे वो जिंदा अपने कदमों में चाहिए। मैं उसे अपने इन हाथों से जान से मारूंगा। उसने मेरे बेटे की उंगलियां काटने की हिम्मत की है, मैं उससे उसकी जिंदगी ही छीन लूंगा। जाओ और उसे ढूंढ कर लेकर आओ। अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर पहले से ही सभी लोग घबराए हुए थे। जैसे ही उसका ऑर्डर मिला, सभी लोग तुरंत बाहर निकल गए और उसे आदमी को ढूंढने के लिए दिल्ली के चप्पे चप्पे छान करने लगे। डॉक्टर वहां पर पहले से ही मौजूद थे, इसी वजह से उन्हें डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने तुरंत गोविंद का इलाज कर दिया। डॉक्टर साहब विश्वास राव की ओर देखते हुए कहने लगे, उंगलियां कटे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए उंगलियों का जोड़ना संभव है, वरना बाद में और ज्यादा परेशानी हो सकती है। अभी तो हमने सिंपल ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन ऑपरेशन करना जरूरी है, इसलिए आपके बेटे को हॉस्पिटल ले जाना होगा। विश्वास राव ने अपने आदमियों को हुक्म दिया और कई सारे लोग गोविंद को लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। विश्वास राव भी अपने आदमियों के साथ अपने बेटे के साथ अस्पताल की ओर निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर इस वक्त भीम तिवारी का ऑपरेशन कर रहे थे। उनके पेट में कई बार वार किया गया था, जिस वजह से उसका काफी खून बह चुका था और उसकी कंडीशन भी काफी खराब हो चुकी थी। पुलिस वालों को आए दिन किसी न किसी मर्डर के बारे में पता चल ही जाता था, लेकिन इस बार जिसकी आदमी का मर्डर हुआ था वो कोई आम आदमी नहीं था, इसलिए पुलिस चारों तरफ से अलर्ट हो चुकी थी और उसे खूनी को ढूंढ रहे थे, जिसने इतने लोगों के सामने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और यहाँ तक कि उसने विश्वास राव के बेटे गोविंद का उंगलियां तक को काट दिया था। कोइंसिडेंस कहे या फिर किस्मत का खेल, गोविंद को भी इस अस्पताल में लेकर लाया गया था जहां इस वक्त भीम तिवारी का ट्रीटमेंट चल रहा था। वहीं आज भी राघव को इतना देर होता देख मंडिका और कुलदीप दोनों ही परेशान हुए जा रहे थे। वहीं अपने सवालों से गिरा माही राघव का इंतजार अभी तक करने लगी थी। अभी तक उसके सवालों का जवाब राघव ने नहीं दिया था, इसलिए वो भी इस वक्त उसके अपार्टमेंट में ही रुका था और राघव का इंतजार कर रही था। कुलदीप घड़ी की ओर देखते हुए कहा, 9 बजे बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक राघव का कुछ आता पता नहीं है। पिछली रात को राघव ने हमारा कॉल उठाया था, लेकिन अभी उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट हो रहा है। माही कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल निकाला और मंजीत को कॉल लगा लिया। तरफ से मंजीत कॉल उठाते हैं के साथ बोला, हाँ माही बोलो। माही अपनी नम आवाज में बोली, मंजीत दरअसल राघव अभी तक घर नहीं आया है, क्या तुम उसका लास्ट लोकेशन पता कर सकते हो कि वो आखिरी बार कहाँ गया था। इस पर मंजीत ने जवाब दिया, सॉरी माही, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। कुछ देर पहले किसी ने विश्वास राव के बेटे की उंगलियां काट दी है, हम सभी अभी उसी को ढूंढने में लगे हैं। मंजीत की बातों को सुनकर माही अपने मोबाइल की ओर देखने लगी। फिर उसने उससे कहा, अगर ऐसा है तो उसे क्यों ढूंढ रहे हो, जरूर विश्वास राव के बेटे रहे, कुछ किया होगा। और तुम्हें परेशान होने की बजाय तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम किसी के पास इतनी हिम्मत तो है कि वो इस आदमी से लड़ भी सके। माही की बदलती टोन को सुनकर मंजीत गहरी सांस लेकर बोला, माही तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन एक आदमी है जो विश्वास राव के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो चुका है। हम उसी फिरत में है कि कब विश्वास राव कोई गलती करें और हम उसे दबोचा ले। इसके बाद हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसे रिहा नहीं कर पाएगा, इतने सबूत तो है हम लोगों के पास। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं किसी और रिसोर्सेस से राघव के बारे में पता लगती हूँ। इतना कहकर माही ने कॉल कर दिया। तभी माही का मोबाइल दोबारा रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन पर अपनी भाभी का नाम फ्लैश होते हुए देखा, इसीलिए उसने कॉल उठा। दूसरी तरफ से भावना की आवाज आई, माही तुम्हें इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए, तो ही तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। अपनी भाभी की अटपटी बातों को सुनकर माही बोली, आखिर बात क्या है भाभी, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। भावना बिना किसी बातों को छुपा कर बोली, माही दरअसल माँ ने राघवेंद्र और तुम्हारे रिश्ते के लिए मना कर दिया है। ये सुनकर माही की आंखें बड़ी हो गई। भावना आगे बोली, शायद तुम्हें अभी तक इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि किसी ने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं होगा। देखो माही, मुझे नहीं पता है कि इस वक्त सासू माँ के मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम जितना राघव से दूर रहोगे तुम दोनों के लिए उतना ही बेहतर होगा, वरना सासू माँ है तो इतना भी कह दिया है कि वो तुम्हारे लिए राघव से बेहतर लड़के ढूंढ लेंगे। अपनी भाभी की बातों को सुनकर माही की आंखें आंसुओं से भर गई और एकाएक धारा की तरह बहने लगी। पर हमने ऐसा क्या कर दिया है भाभी की माँ हम दोनों को अलग करना चाहती है। माही की बातों को सुनकर कुलदीप और मंडिका की नजरें उसके ऊपर ठहर गई। माही बोली, देखी भाभी, मुझे नहीं पता है कि माँ के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, पर मैं राघवेंद्र जी को छोड़ नहीं सकती हूँ।
भावना माही को समझाते हुए बोली, बात को समझने की कोशिश करो माही, इस वक्त माँ के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने घर के लिए चली जाओ। वैसे भी इस वक्त घर पर शादी का माहौल है, 5 दिन बाद घर में शादी है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। नहीं भाभी, जब तक माँ मुझे इसके कारण के बारे में नहीं पता दे दी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। इतना कहकर माही ने कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ भावना बस चिल्लाते रह गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हे भगवान, माही और राघवेंद्र जी का ख्याल रखना। इतना कहकर भावना अपने बिस्तर पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। वहीं ऑपरेशन हो जाने के बाद राघव उस औरत की ओर देखकर कहा, आपकी बच्ची आपको याद कर रही होगी। काफी रात हो चुकी है, मुझे लगता है कि आपको अपनी बच्ची के पास जाना चाहिए, मैं कुछ देर यहीं रुक जाता हूँ। राघव की दरियादिली को देखकर वो औरत जिसका नाम सीमा था उसने राघव की ओर देखकर आदर्शपूर्ण भाव से कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, घर पर माँ बाबूजी हैं उनका ख्याल रखने के लिए। अगर दूध की जरूरत पड़ी तो मैंने उन्हें पहले ही सब कुछ तैयार करके दे दिया है। हाँ, बस कमी ये रह जाएगी कि मेरी बच्ची को उसकी माँ की आंचल है कि कमी खलेगी। आदित्य बिस्तर पर लेते भीम तिवारी की ओर देखा जो कि काफी खून बह जाने की वजह से अभी भी बेहोशी की हालत में था। उसने सीमा से सवाल करते हुए पूछा, वैसे मैंने उसे लड़के के मुंह से सुना था, उसने कहा था कि आपका पति विश्वास राव के खिलाफ गवाही देने वाला है। विश्वास राव का नाम सुनकर सीमा की टोन बदल गई। उसने गुस्से में कहा, हाँ भैया, इसी राक्षस के खिलाफ गवाही देने के लिए मेरा पति थाने और कोर्ट का चक्कर काट रहा है। मैंने अपने पति को कहा था कि उनके खिलाफ जाकर गवाही न दे, वो काफी खतरनाक लोग हैं, लेकिन मेरे पति नहीं माने और उसका अंजाम हमें अभी तक भुगतना पड़ रहा है। सीमा की बातों को सुनने के बाद राघव को इतना समझ आ चुका था कि भीम तिवारी के गवाही से विश्वास राव को गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता है, इसी वजह से विश्वास राव भीम तिवारी को जान से मारना चाहते हैं। राघव सीमा की ओर देखकर कहा, वैसे मैं जब से दिल्ली में रहने के लिए आया हूं तब से मुझे विश्वास राव का काफी नाम सुनने को मिला है। मुझे पता नहीं है कि ये कैसा इंसान है, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो कोई भी है अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। भाया, अगर पुलिस वाले उनका कुछ बिगड़ पाए तो आज उनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ गई होती कि वो बीच बाजार में मेरे पति को जान से मारने की कोशिश करते हैं। सीमा ने रोते हुए कहा। राघव ने अपना रुमाल निकाला और आंसू पहुंचने के लिए उसे सीमा के हाथों में थमा दिया और उस वार्ड से बाहर निकल गया। वहीं विश्वास राव अपने बेटे गोविंद के साथ एक वीआईपी वार्ड में बैठा हुआ था। गोविंद अपने एक हाथ को बेड पर रखा हुआ था क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी हाथों को उठाकर उंगलियों को नचा सकें। जब राघव ने उसके उंगलियों को काटा तब जाकर गोविंद के मन में पहली बार डर का एहसास हुआ था। अपने पिताजी के पावर की वजह से गोविंद को आज तक किसी से डर नहीं लगा, इसीलिए उसने न जाने कितने ही जुर्म किए हैं, कितने ही लोगों को जान से मार डाला, कितने ही लोगों को डरा धमकाकर उससे पैसा लिया, लेकिन आज भरे बाजार लोगों के सामने किसी ने उसके एक हाथ के चारों उंगलियों को काट दिया था। ऐसे में आगे चलकर दिल्ली में राज करना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। जोरावर अपने लोगों के साथ अंदर आते हुए बोला, भाई मैंने पता किया है उस लड़के के बारे में जिसने छोटे मालिक की उंगलियां कटी है। ये सुनकर विश्वास राव ने तुरंत उसकी ओर देखकर पूछा, कौन है वो? जोरावर एक तस्वीर उसके सामने बढ़ाकर कहा, भाई ये है वो लड़का, नाम पता सब कुछ तस्वीर के पीछे लिखा हुआ है। विश्वास राव ने जैसे ही तस्वीर देखी उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें चलने लगी। नहीं, ये नहीं हो लगता है, इसे मरे हुए तो 2 साल हो चुका है, तो फिर ये दिल्ली में कैसे? फिर उसने जोरावर की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही लड़का है जिसने? जोरावर ने बीच में कहा, भाई मैंने उसे जगह की सीसीटीवी फुटेज निकली है जहां पर छोटे मालिक के साथ ये हादसा हुआ था। सीसीटीवी में साफ साफ इसी लड़के का तस्वीर दिखाई दिया। भाई अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अभी आपको उस जगह का वीडियो दिखाता हूँ। इतना कहकर जोरावर ने अपना मोबाइल निकला और उसे वक्त का सीसीटीवी फुटेज का वीडियो लूप विश्वास राव को दिखाने लगा। विश्वास राव की आंखें बस वीडियो पर दिख रहे आदमी के चेहरे के ऊपर थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। अपने बॉस के बदलते हुए भाव को देखकर किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर उन्हें हो गया है। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक लड़का भागते हुए वहां पर आया और अपने बॉस की ओर देखते हुए कहने लगा, भाई जिस लड़के ने गोविंद साहब की उंगलियां कटी थी वो इसी हॉस्पिटल के कैंटीन में चाय पी रहा है। ये सुनकर गोविंद गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी उंगलियां काटने के बावजूद उसने यहाँ पर आने की हिम्मत की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब क्या होने वाला इस कहानी में? आखिर विश्वास राव को किस चेहरे का याद आ गया था जिसे देखकर उसका भाव ही बदल गया था? क्या माही वाकई में भावना की बातों को सुनकर अपनी माँ से इस बारे में बातें करेगी? आखिर राघव के मन में क्या चल रहा है? क्या वह विश्वास राव और उसके आदमियों से भिड़ने के लिए तैयार था? कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक लड़का भागते हुए वहां पर आया और अपने बॉस की ओर देखते हुए कहने लगा, भाई जिस लड़के ने गोविंद साहब की उंगलियां कटी थी वो इसी हॉस्पिटल के कैंटीन में चाय पी रहा है। ये सुनकर गोविंद गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी उंगलियां काटने के बावजूद उसने यहाँ पर आने की हिम्मत की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
विश्वास राव गोविंद को शांत करते हुए बोला, मैं यहाँ पर हूं ना, तुम अपना ध्यान रखो। आज उसने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की है, अगर मैं उसकी गर्दन नहीं कटी तो आगे चलकर उसकी हिम्मत और भी बढ़ सकती है, जो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है। इतना कहकर उसने अपने आदमियों की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर को कहना मेरे बेटे के बगल में एक खाली बेड तैयार रखने के लिए, आज वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचाने वाला। विश्वास राव गुस्से में उस वार्ड से बाहर निकल गया और अपने आदमियों को लेकर नीचे जाने लगा। पुलिस कांस्टेबल जो इस वक्त कमिश्नर सर के कहने पर वहां पर पहरा दे रहे थे, उन लोगों के इतने गुस्से में जाते देखकर उसने एक आदमी से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, गोविंद साहब की जिसने उंगलियां कटी थी वो इस वक्त इसी हॉस्पिटल में है, इसलिए भाई उसे जान से मरने के लिए जा रहे हैं। अगर तुमने कभी मर्डर नहीं देखा हो तो चलो लाइव मर्डर होते हुए देखना। ये बोलकर वो आदमी मुस्कुराते हुए उन लोगों के पीछे चला गया। कांस्टेबल मंजीत को तुरंत कॉल लगाया और सिचुएशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। मंजीत जो इस वक्त बाहर था, उसने कमिश्नर सर को कॉल करके तुरंत हॉस्पिटल पीटल में आने को कहा और वो भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। विश्वास राव और उसके आदमियों को एक साथ आते देखकर सभी लोग घबराकर पीछे हटने लगे। विश्वास राव के आतंक के बारे में कौन नहीं जानता था, लेकिन आज तक उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं की थी। जिसने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश किया था, विश्वास राव ने उसे मौत का दर्शन करवाया था। मंजीत को आधा देखकर कांस्टेबल ने तुरंत उनकी तरफ इशारा कर दें। इसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर्स दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। जैसे ही विश्वास राव अपने आदमियों के साथ कैंटीन की ओर बढ़ने लगा, मंजीत उन सभी को रोकते हुए कहा, देखिए सर, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर मरीजों को लाया जाता है, ना कि यहाँ पर लोगों की जानें ली जाती है। विश्वास राव अपने सामने एक पुलिस ऑफिसर को अपना रास्ता रोकता देखकर गुस्से में बोला, देखो ऑफिसर, अगर हमारे मामले में तंग नहीं आ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आज तक मैंने एक भी पुलिस वाले को जान से मारा नहीं है, इसलिए मुझे मजबूर मत करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। सामने मेरा दुश्मन बैठा हुआ है जिसने मेरे बेटे की उंगलियां कटी हैं, मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूं? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई विश्वास राव के बेटे के ऊपर हाथ उठाने की? इसकी सजा उसे भुगतानी ही पड़ेगी। विश्वास राव की बातों को सुनकर मंजीत घबराए नहीं, बल्कि उसने शांत लहजे में कहा, देखिए सर, आप इस वक्त इतने बड़े हॉस्पिटल में मौजूद है, यहाँ पर हजारों लोग मौजूद हैं। अगर आपने यहाँ पर किसी को चोट पहुँचाने की हिम्मत की तो पता है ना, आपके खिलाफ काफी लोग गवाही देने के लिए खड़े हो सकते हैं। मंजीत की बातों को सुनकर विश्वास राव के साथ साथ उसके सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगे। विश्वास राव मंजीत का मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है तुम दिल्ली शहर में नहीं हो। अगर किसी ने आज तक मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की है, क्या वह कभी जिंदा बच पाया है? अगर हाँ, जरा मुझे उस मिलाओ, तो मैं भी देखना चाहूंगा किसकी हिम्मत हो गई है जो विश्वास राव के खिलाफ जाना चाहता है। अगर है हिम्मत तो इनमें से किसी एक को सामने आकर गवाही देने के लिए कहा, मैं अभी के अभी सरेंडर कर लूंगा। अगर नहीं तो मेरे रास्ते से हटो, वरना मुझे तुम्हारे ऊपर गोली चलाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। मंजीत बोला, देखो तुम सब कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। मेरे रहते हुए मैं तुम लोगों को किसी के साथ बुरा करते हुए होने नहीं दे सकता, इसलिए बेहतर होगा तुम सभी वापस लौट जाओ। जोरावर हंसते हुए बोला, देखो पुलिस वाले, उसे आदमी को बचाने के लिए तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो, इसलिए बेहतर होगा यहाँ से वापस लौट जाओ। इसी में तुम्हारा भला ही होगा, वरना किसी और की भलाई करते हुए तुम ही शहीद ना हो जाओ। बराबर इतना करके अपना एक कदम आगे बढ़ाया कि मंजीत ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल और उन सभी को वार्निंग देते हुए कहा, मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से वापस लौट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उसने इतना ही कहा था कि अगले ही पल वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि उसके बाएं कंधे पर गोली लगी है। उसने सामने की ओर देखा तो जोरावर अपने हाथों में बंदूक पड़े हुए था और उसकी नोक से धुआं उड़ा रहा था। दरअसल मंजीत की बातों को सुनकर विश्वास राव काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए उसने जोरावर को इशारा किया और जोरावर ने बिना वक्त गंवाए मंजीत के बाएं कंधे पर गोली चला दी। एक पहले भी एक मुठभेड़ के वक्त मंजीत के उसी कंधे में गोली लगी थी और आज दोबारा उसका कंधा जख्मी हो चुका था। गोली की आवाज सुनकर चारों तरफ अफरा तफरी मचाने लगा। वहीं अपने सर की ऐसी हालत को देखकर सभी कांस्टेबल घबराने लगे और उन्होंने तुरंत मंजीत को वहां से उठाकर दूर लेकर चले गए। लेकिन मंजीत हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो वहीं रुककर उनके तमाशा को देखने लगा। गोली की आवाज सुनकर राघव भी सामने की ओर देखने लगा, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपना सिर नीचे गाढ़े चाय पीने लगा। विश्वास राव अपने आदमियों को लेकर कैंटीन के अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त कैंटीन के अंदर राघव के अलावा कोई मौजूद नहीं था। गोलियों की आवाज को सुनकर सभी वहां से पहले ही भाग चुके थे, इसीलिए उन लोगों को राघव को ढूंढने में वक्त नहीं लगा। एक आदमी ने राघव की तरफ उंगली दिखाकर इशारा करते हुए बोला, भाई किसी ने गोविंद भाई की उंगलियां कटी थी। उस आदमी का इशारा देखकर सभी के नज़ारे राघव के ऊपर पड़ी, जो अभी भी शांति से चाय पी रहा था। जोरावर ने अपने आदमी को इशारा किया और वो आदमी अपने हाथों में हॉकी स्टिक पड़े दौड़ते हुए राघव की तरफ बढ़ने लगा। राघव ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस उसने अपने सामने वाले चेयर को लात मारा, जिससे वो आदमी टकराकर वहीं हड़बड़ाकर नीचे गिर गया और दर्द से करहाने लगा।
राघव ने अभी तक अपना सिर ऊपर नहीं उठाया था, जिस वजह से किसी को भी ठीक से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और राघव जिस जगह पर बैठा हुआ था वहां पर ज्यादा रोशनी भी नहीं थी, इसलिए उसे तुरंत पहचाना थोड़ा मुश्किल था। जोरावर अपने आदमियों को भेज पता उससे पहले ही विश्वास राव ने उन सभी को रोक दिया और राघव की ओर देखकर दमदार आवाज में कहा, क्या तुमने ही मेरे बेटे की उंगलियां कटी है? विश्वास राव की आवाज को सुनकर राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे गड़ा ही रखा। जिसे देख विश्वास राव का गुस्सा और भी ज्यादा पड़ गया। उसने अपने आदमियों के हाथों से बंदूक उठाई और राघव की तरफ एम कर दी। उसने एक हल्की मुस्कान बिखेरी और राघव के ऊपर गोली चला दी। गोली राघव को जो भी बातें उससे पहले ही राघव ने अपने सामने रख प्लेट को ऊपर उठा दी, जिससे एक चिंगारी उठी और उन सभी लोगों को राघव का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। विश्वास राव जो इस वक्त बड़े ही घमंड के साथ अपने चेहरे पर मुस्कान लिए राघव की तरफ देख रहा था, जैसे ही उसने राघव का चेहरा देखा उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया और चेहरा पीला पड़ गया। जोरावर और भवानी दोनों ही इस वक्त अकड़ के साथ खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने राघव का चेहरा देखा उनका भी रोंगटे खड़ा हो गया और सभी घबराकर 2 कदम पीछे हट गए। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर हो क्या रहा था और उनका बस इस तरह से घबरा क्यों रहे थे। राघव अपना पीठ चेयर पर टिका कर बोला, क्यों बटुक महाराज, मुझे मरने का इतना ज्यादा शौक चढ़ गया है तुम्हें? हाँ, अपने बिगड़ल बेटे के लिए मुझे मरोगे या फिर तुम्हारे बेटे की गलती की वजह से मैं तुम्हें जान से मार दूं? राघव की आवाज को सुनकर विश्वास राव का पूरा शरीर कहाँ गया। सिर्फ एक ही इंसान को उसकी असलियत के बारे में पता था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। अंडरवर्ल्ड जिसे विश्वास राव के नाम से जानता है, उन लोगों को क्या पता था कि वो लोग जिसे अपना मालिक बनकर बैठे हुए हैं उसका भी एक और मालिक है, जिसके बिना वो अपनी सांस भी नहीं ले सकता है। लोगों के लिए भले ही वो जाना माना बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड डॉन विश्वास राव था, लेकिन उसका असली नाम बटुक महाराज था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था सिर्फ एक को छोड़कर, और वो था बेंगलुरु का नंबर 1 शॉप शूटर ब्लैक पैंथर, जिसे लोग अंधेरे की शिकारी ब्लैक पैंथर भी कहते हैं। लेकिन लोगों ने उसे एक और नाम दिया था जिसका नाम ही सुनकर सबकी हवा निकल जाती थी, और वो नाम था रॉकी भाई। राघव ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और काश लगाते हुए बोला, हम दिल्ली में रहकर तुमने बहुत ही अच्छा नाम कमा लिया है, तो क्या तू मुझसे भी बड़ा हो गया है? तुमने जिसे मारकर उसकी गद्दी को हासिल किया था, उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को मैंने ही टपकाया था और तुम्हें यहाँ पर राज करने के लिए कहा था, लेकिन तुम यहाँ रहकर ये सब कुछ करोगे मैंने सोचा नहीं था। जैसे ही राघव ने सिगरेट की आखिरी कस ली, विश्वास राव के साथ साथ जोरावर और भवानी तीनों ने ही अपनी अपनी घुटने टेक दी, जिसे देखकर पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अपने मालिक को किसी के सामने घुटने टेकता देखकर धीरे धीरे करके वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपनी घुटने टेक दिए, क्योंकि जिसके सामने उनका बस भी सर उठाने का हिम्मत नहीं करता था, तो फिर वो लोग कौन थे उसके सामने सर उठाकर चलने वाले। वहीं बाहर खड़े लोगों ने जब उन सभी गुंडों को घुटने देखा हुआ देखा तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर अंदर हो क्या रहा था। मंजीत भी ये नज़ारा देखकर हैरान था कि आखिर ऐसा कौन इंसान उन लोगों के सामने खड़ा है, जिसे देखकर विश्वास राव के साथ साथ सभी गुंडों ने सरेंडर कर दिया है। उसने सामने झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे होने के वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। राघव विश्वास राव के सामने आकर बोला, मैंने तुम्हें दिल्ली में रहकर ईमानदारी के साथ काम करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की। इस पर विश्वास राव घबराते हुए बोला, भाई जब आपने मुझे दिल्ली सौंपा था तब मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी, लेकिन उसे वक्त सब मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। फिर उसने राघव की ओर नजरें उठाकर देखते हुए कहा, लेकिन भाई खबर मिला था कि रोलेक्स पांड्या ने आपको जान से मरवा दिया है। यहाँ तक कि चारों तरफ खबर फैली है, बिजल गैंग और आदिनाथ के लोगों ने ही आपके ऊपर अटैक करवाए थे, जिसे करवाने के लिए हैदराबादी डॉन रोलेक्स पांड्या ने उन्हें करोड़ों रुपए दिया था। रोलेक्स पांडियन, डीजल गैंग और आदिनाथ का नाम सुनकर राघव की आंखें छोटी हो गई। उसने विश्वास राव की ओर देखकर पूछा, मुझे उसे रात की पूरी घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि उस दिन हुआ गया था। सबके चेहरे पर मांस लगे हुए थे, इसलिए मैं उन लोगों को पहचान न सका। इस पर जोरावर बोला, भाई अगर भी चल गैंग और आदिनाथ के आदमी कितना सो डाक रहे हैं तो उन्हीं लोगों ने ये काम किया होगा। हमें जब आपके मरने की खबर मिली तो हमें यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब बेंगलुरु के बीच सड़क पर आपकी डेड बॉडी मिली तब हमें ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ा था। जोरावर की बातों को सुनकर राघव को कुछ बातें याद आने लगे। उसने कहा, बटुक मैं तुमसे कहा था कि मेरी तरह का हमशक्ल मुझे चाहिए था। शायद उन लोगों ने उसे ही जान से मारकर सड़क के बीच फेंक दिया होगा, क्योंकि उसे रात को मैं बच गया था। अब क्या होने वाला है इस कहानी में? क्या वाकई में विश्वास राव, जिसका असली नाम पाठक है, वो राघव का ही आदमी है? जोरावर की बातों को सुनकर राघव को कुछ बातें याद आने लगे। उसने कहा, बटुक मैं तुमसे कहा था कि मेरी तरह का हमशक्ल मुझे चाहिए था। शायद उन लोगों ने उसे ही जान से मारकर सड़क के बीच फेंक दिया होगा, क्योंकि उस रात को मैं बच गया था। विश्वास राव पहले तो राघव को यहाँ देखकर हैरानी था, लेकिन जैसे जैसे उसने उसकी बातों को सुनता गया उसका सच हकीकत में बदलता गया। उसने राघव की ओर देखते हुए कहा, भाई अगर आप बेंगलुरु से दिल्ली आ चुके थे तो आपने हमें खबर क्यों नहीं दिया?
अगर आपने हमें खबर भिजवाया होता तो आपको हम इतनी परेशानियों का सामना नहीं करने देते। इतना कहकर उसने भवानी और जोरावर दोनों को एक एक मुक्का मार और गुस्से से कहा, तुम दोनों की वजह से भाई को कितनी तकलीफ पहुंची है, इसका खामियाजा तुम दोनों को ही चुकाना पड़ेगा। अपने बॉस की बातों को सुनकर दोनों ने अपनी नज़र नीचे झुका ली। विश्वास राव राघव की ओर देखकर बोला, भाई अब फिक्र मत करिए, उस भीम तिवारी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन भाई अगर उसने गवाही दे दिया तो मुझे जय हो जाएगी और मेरा पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। ये सुनकर राघव कठोर लहजे में बोला, ये सब पहले सोने का था, पर तो फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, वो तुम्हारे खिलाफ जाकर गवाही नहीं देगा। राघव की बातों को सुनकर विश्वास राव के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उसने राघव का दाहिना हाथ लिया और उसे चूम लिया। राघव पीछे के दरवाजे से निकलते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसके बारे में बाहर किसी को खबर नहीं फैलनी चाहिए। अगर बाहर ऐसी खबरें फैली तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या हासिल कर सकता हूँ। इतना कहकर राघव उर्फ रॉकी भाई अपनी बैग पकड़कर भीम तिवारी के वार्ड की ओर निकल पड़ा। राघव के वहां से निकलने के बाद विश्वास राव उर्फ बटुक महाराज चैन से एक चेयर पर बैठ गया और अपने लोगों की ओर देखते हुए कहा, अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी ने भी बाहर फैलाने की कोशिश की तो याद रहे, मैं उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को इस दुनिया से मिटा दूंगा। विश्वास राव की बातों को सुनकर सभी ने अपना सिर तुरंत नीचे झुका लिया। आज मैं यहाँ पर रॉकी भाई के वजह से ही हूँ, अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं किया होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचता जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े ऑफिसर्स तक काम उठते हैं। फिर उसने अपने कुछ आदमियों की ओर देखते हुए कहा, रॉकी भाई एक अकेला इंसान है जो किसी को जान से करने के से पहले सोचते भी नहीं है, इसलिए जब कभी भी तुम लोगों को रॉकी भाई दिखा दे और वो किसी मुसीबत में हो, तुम लोग उनकी मदद करना। अगर वह तुम लोगों के बारे में पूछे तो बस अपने दोनों घुटने टेक देना और छाती में हाथ रख अपना सिर नीचे झुका देना, रॉकी भाई को सब कुछ समझ में आ जाएगा। भवानी घबराते हुए विश्वास राव की ओर देखते हुए कहा, भाई अब हम गोविंद को क्या जवाब देंगे? अगर विश्वास राव के सामने कोई आम इंसान होता या फिर कोई भी हाई रैंक ऑफिसर्स तो विश्वास राव उसे चिंता नहीं छोड़ता, लेकिन इस वक्त उसके सामने ऐसा शख्स मौजूद है जो उसके साथ साथ उसके खानदान यहाँ तक कि उसके जितने भी कारोबार है सभी को चुटकियों में बंद करवा सकता था। ऐसे में उसे इंसान से दुश्मनी मोल लेना अपने मौत को खुद बुलावा देने के बराबर था। मैं गोविंद को समझा दूंगा, तब तक के लिए तुम कैंटीन के सीसीटीवी फुटेज को मिटा दो, कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। इतना कहकर विश्वास राव वहां से निकल गया। विश्वास राव के जाने के बाद जोरावर अपने लोगों के साथ सीसीटीवी रूम में गया और पूरा एविडेंस क्लियर करके वहां से निकल गया। राघव ने कुछ कैश सीमा के हाथों में थमाया और कहा, मैं बाकी के सारे फीस भर दिए हैं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। राघव के मुंह से इतना सुनकर सीमा ने राघव के सामने हाथ जोड़ लिया तो राघव ने प्यार से उसके हाथों को नीचे करते हुए कहा, आप घबराए नहीं, मैं भाई के नाते ये सब कुछ किया है, और बात रही है आपके पति की तो आगे से विश्वास राव और उसके आदमी आपके पति को परेशान नहीं करेंगे। बस आप अभी अपने पति का ख्याल रखिए और विश्वास राव के खिलाफ जाने से पहले पुलिस वालों से एक बार कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि क्या वो विश्वास राव के खिलाफ जा सकते हैं, अगर नहीं तो आपको अपने परिवार वालों को दाव में लगाकर आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। राघव की बातों को सुनकर सीमा उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राघव के इतने करोफकार के बाद उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो राघव के इस बात पर क्या जवाब दे, इसलिए उसने आगे राघव से कोई भी सवाल नहीं पूछा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। सलोनी जी ने आज छुट्टी लेने का सोचकर हॉस्पिटल आई थी और उन्हें इस केस के बारे में पता चला था। जैसे ही वो भीम तिवारी के वार्ड के बाहर पहुंचे उसने राघव और सीमा की बातों को सुन लिया। सलोनी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि राघव आखिर किस तरीके इंसान था। राघव का उदास चेहरा और उसके कपड़ों पर खून के इतने सारे धब्बे सलोनी जी को अब राघव के इस पर्सनैलिटी को और भी भीतर से जानने का इच्छुक जाग रही थी। राघव जैसे ही बाहर आने लगा सलोनी जी अपने मुंह पर मास्क लगे पीछे मुड़ गई, जिसे राघव ने उसे नहीं देखा और वहां से निकल गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद राघव ने अपनी भाई के लिए और कृष्णा कॉलोनी की तरफ निकल गया। उसका सफेद शर्ट इस वक्त खून के छींटों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो राघव खून की होली खेलते हुए आ रहा था। रास्ते में राघव ने कुछ सोचकर अपनी बाइक बनवारी चाचा के टी स्टॉल की तरफ घूम लिया। जैसे ही राघव के शर्ट पर बनवारी चाचा ने खून के धब्बों को देखा उनकी घबराहट बढ़ गई थी, लेकिन राघव ने उन्हें शांत रहने को कहा और उनसे चाय की मांग की। बनवारी ने राघव के लिए एक स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई और राघव के हाथों में थमा दिया। राघव बस चाय पीते पीते कुछ घंटे पहले हुई बातों को याद कर रहा था। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपनी चाय खत्म की, फिर बनवारी चाचा को पैसे दिए और अपने घर की ओर निकल गया। राघव को जाते देखा बनवारी चाचा अपने मन में बोले, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे को तू किसी मुसीबत से गुजर रहा है, आज पहली बार मैंने उसके चेहरे पर इतनी तकलीफों को देखा है, हे भोलेनाथ मेरे बच्चे की मदद करना। राघव जैसे ही कृष्णा कॉलोनी के गेट पर पहुंचे उसे कंपाउंड में इस वक्त कोई नहीं दिखाई दिया। आज ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, शायद इसी वजह से कोई भी कंपाउंड में नहीं था। राघव ने अपनी बाइक पार्क की और उसे कवर किया और अपने अपॉइंटमेंट के सामने जाकर बेल बजाने लगा।
जैसे ही अंदर से मंडिका ने दरवाजा खोला, अपने सामने खड़े राघव की हालत को देखकर उसकी सांसें अटक गई थी। राघव के कपड़ों पर खून के छिटे भरे हुए थे और कहीं कहीं तो खून के धब्बे फैलकर सूख चुके थे। मंडिका ने कुलदीप को आवाज लगाकर उस तरफ बुलाया, जिसे सुनकर कुलदीप दौड़कर वहां पहुंचा। वहीं माही भी इस वक्त उनके घर से गई नहीं थी, इसलिए वो भी मंडिका की आवाज को सुनकर वहां पहुंची। जैसे ही दोनों ने राघव के कपड़ों पर खून के छिटे देखें, उनकी भी आंखें हैरानी और घबराहट से बड़ी हो गई। राघव ने उन्हें देखकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर के अंदर चला आया। मंडिका राघव के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, राघव, ये खून के छिटे तुम्हारे कपड़ों पर कहाँ से आया और तुम इतनी देर तक कहाँ पर थे? राघव ने बस सिंपल सा जवाब दिया, ऑफिस से आते वक्त कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे थे। वो आदमी बहुत ही ज्यादा जख्मी था। उसकी बीवी उन गुंडों से अपने पति की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उनके बीच नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उनकी मदद की और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाकर आया। ये खून के छिटे उस इंसान का है जिसे चोट लगी थी। राघव की बातों को सुनकर किसी ने कुछ भी और कुछ नहीं कहा। फिर भी राघव के साथ कोई अनहोनी ना हो, यही सोचकर कुलदीप ने तुरंत उसे चेकअप किया। सब कुछ ठीक देखकर उसने अपना सर हाँ में हिलाया। मंडिका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर राघव के साथ आजकल हो क्या रहा है। कुछ दिनों से वो बेचैन सा हुआ जा रहा है और आज उसकी ऐसी हालत पता नहीं, पर उसे कुछ अनहोनी सा होने का अभाव हो रहा था। मंडिका और माही दोनों ने राघव को उसके कमरे पर छोड़कर आए। मंडिका राघव के कमरे से बाहर चली आई, माही अंदर ही रुकी रही। मंडिका भी जानती थी कि उन दोनों को साथ बैठकर कुछ बातें करनी है, जो कि जितना जल्दी खत्म हो सके दोनों की जिंदगी के लिए ही बेहतर होगा। यही सोचकर उसने माही को रुकने को कहा और खुद बाहर चली आई। राघव अभी भी अपनी नजरें नीचे गधा है सोफे पर बैठा हुआ था और माही उसके सामानों को ठीक कर रही थी। उसने एक नज़र राघव की ओर देखा, फिर बाथरूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली और राघव से कहा, मैं तुम्हारे लिए पानी भर दिया है, तुम जाकर नहा लो। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो इन्फेक्शन फैल सकता है। मैं के बातों पर राघव ने कुछ नहीं कहा और अपनी जेब से अपना पर्स और मोबाइल टेबल पर रखकर बाथरूम के अंदर चला गया। माही बस एक तक जाते हुए राघव को देख रही थी। पता नहीं पर आज क्यों राघव से उसे एक अलग सा ऑरा बाहर आते हुए नजर आ रहा था। मंडिका ने राघव के लिए उसका डिनर उसके कमरे में ही रख दिया और माही की ओर देखकर बोली, जब राघव बाथरूम से बाहर निकले तो उसे डिनर और सूप पिला देना। जी भाभी, माही ने जवाब दिया और राघव के लिए कपड़े निकालने लगी। कुछ देर बाद राघव टावल पहनकर बाहर निकाल। माही जो इस वक्त राघव के लिए छोटे टेबल पर डिनर सजा रही थी, राघव को इस तरह से बाहर आता देख पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ देर राघव की ओर देखने के बाद राघव ने ही उसे जवाब देते हुए कहा, सॉरी, जल्दबाजी में मैं अपना कपड़ा अंदर लेने के लिए भूल गया था। राघव के मासूमियत भरी सवाल को सुनकर माही बस मुस्कुरा दी। उसने बिस्तर पर से राघव का कपड़ा उठाया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ये तुम्हारे कपड़े, इसे पहन कर आओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगती हूँ। राघव ने बस हम में जवाब दिया और बाथरूम के अंदर चला गया। चेंज करने के बाद उसने माही के साथ डिनर किया और दोनों ही एक दूसरे से अलग बैठ गए। दोनों के पास इस वक्त काफ़ी कुछ बातें करने का था, लेकिन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत किस जगह पर से करें। लेकिन माही को पता था राघव सामने से कुछ नहीं रहेगा, इसलिए उसी ने ही बात को छेड़ते हुए कहा, आज शाम को भाभी का कॉल आया था, उसने बताया कि मेरी माँ ने आपसे क्या। फिर उसने राघव की ओर देखते हुए कहा, शायद आप इसीलिए मेरे से खफा देना। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने आपको क्यों रिजेक्ट किया, पर इतना बता दूं राघवेंद्र जी, मैंने आपको सच्चे दिल से चाहा। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ क्या सोचकर इस रिश्ते के लिए इनकार कर रही है, लेकिन मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन आप मेरे दिल और दिमाग में बस चुके हैं। अगर मुझे आपसे अलग करना है तो उनको मेरी जान लेनी होगी, तभी शायद मैं आपको भूल पाऊंगी। माही के बातों को सुनकर राघव उसकी तरफ देखने लगे, जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू दिखाई दे रहे थे, जो कभी भी उसकी मोती जैसे आंखों से लुटाकर नीचे गिरने पर बेताब हुए जा रही थी। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पास रखे तावल को उसकी तरफ बढ़ा दिया और दोबारा खामोशी का चादर ओढ़े बैठ गया। अपने आंसुओं को पोंछने के बाद माही वहां से जाने लगी, जिसे देखकर राघव उसके एक हाथ को पकड़ा और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। माही ने कुछ नहीं कहा और राघव के पास ही बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद राघव माही की ओर देखते हुए कहा, देखो माही, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को इस बारे में नहीं पता है कि मेरा चरित्र कैसा है। हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने का, खास करके अपनी बेटियों को। वो उससे बड़े ही दुलार के साथ पलती है और उसकी शादी के लिए एक ऐसा हमसफर को पसंद करती है जो आगे चलकर उसे कोई दुख ना पहुंचाए और दोनों एक सुखमय जीवन बिताएं। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, जिस तरीके से मेरे परिवार वालों को हमारे रिश्ते के लिए कोई शिकायत नहीं है, वैसे ही अगर तुम्हारे परिवार वालों को भी हमारे रिश्ते के लिए कोई शिकायत नहीं होगी तो ही हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अगर तुम्हारे परिवार वालों में से किसी एक ने भी हमारे रिश्ते को मानने के लिए स्वीकार किया तो मैं इस रिश्ते को आगे तक नहीं ले पाऊंगा,
क्योंकि मैं किसी को दुख पहुंचाकर अपना जीवन खुशी से बीता नहीं पाऊंगा। तुम इसके बारे में अच्छी से जानती हो। माही बस एकटक राघव की ओर देखने लगी थी। अगर उसके जगह पर कोई और लड़का होता तो उसे अपने साथ भाग चलने और अपने परिवार वालों से कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करने की सपने सजने लगता है, लेकिन राघव की सोच को देखकर माही उसे और भी ज्यादा चाहने लगी। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में रोशनी बार के एक प्राइवेट रूम के अंदर एक आदमी जिसके हाथों में शेर का टैटू बना हुआ था, नाक में नथुनी, कानों में बाली, गर्दन तक लहराते लंबे बाल और गर्दन में बिच्छू का टैटू भी बना हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो किसी गैंग का लीडर हो। उसने अपने हाथों में सिगार पकड़ रखी थी और दूसरे हाथों में शराब की गिल्स। एक आदमी जो उसके सामने सिर नीचे झुकाए खड़ा हुआ था, उसने अपने बॉस की ओर देखते हुए कहा, भाई हमने उसे पूरे हैदराबाद में ढूंढा लेकिन वो यहाँ पर कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं उसके परिवार वालों को मारपीट कर भी पूछ ले फिर भी उन्हें इस बारे में नहीं पता चला है कि शिशिर इस वक्त है कहाँ। भाई हमें लगता है उसने इस शहर को ही छोड़ दिया है। अपने आदमी की बातें को सुनकर स्कॉर्पियो गैंग का लीडर अपने हाथों में पकड़े शराब की गिलास को उस आदमी के सिर पर दे मारा और गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतने दिन क्यों दिए थे झक मारने के लिए? मैं तुम्हें 1 और महीने का मोहलत देता हूं। अगर तुमने मुझे उसे ढूंढकर अपने सामने खड़ा नहीं किया तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर नीचे झुकाए रखा और एक हाथ अपने सिर पर रख दिया जहां से इस वक्त खून बह रहा था। स्कॉर्पियन गैंग के लीडर को इतना परेशान होता देख रोलेक्स पांडियन जो कि उसके बगल में ही बैठा था, उसने उसके लिए दूसरा ड्रिंक बनाते हुए कहा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मिल जाएगा वो, आखिर हमसे बचकर कहाँ जाएगा? स्कॉर्पियन गैंग का लीडर रोलेक्स पांडियन की ओर देखते हुए बोला, एक मौका मिला था उसे भी इन निकम्मों ने गवा दिया। इतना सुनकर रोलेक्स पांडियन ने अपनी शराब की गिलास को उसके साथ मिलाया कर मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मेरे भी आदमी लगे हुए हैं शिशिर को ढूंढने में। जिस दिन वो हमारे हाथ लगा रॉकी के छुपाए हुए सभी खजाने हमारे होंगे और हम दोनों मिलकर उसके तख्त पर बैठकर हुकूमत चलाएंगे। तभी एक आदमी उस प्राइवेट रूम के अंदर आया और रोलेक्स पांडियन की ओर देखते हुए कहा, भाई इन्फॉर्मेशन मिली है कि शिशिर उस दिन भागकर जिस ट्रेन में बैठा था वो ट्रेन दिल्ली तक था, इसलिए अपन लोग को लगता है कि शिशिर दिल्ली गया होगा। ये सुनकर दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट भी गिर गई। रोलेक्स पांडियन डेविल स्माइल के साथ बोला, ठीक है फिर दिल्ली जाने की तैयारी करो, हम उसे वही जान से मारेंगे। अगली सुबह कमिश्नर देशमुख का घर के सभी परिवार वाले आज शादी की शॉपिंग करने के लिए मॉल जाने वाले थे, इसलिए माही भी आज ही सुबह अपने घर चली आई थी। वैसे तो माही को देखकर सभी खुश थे, लेकिन सबके मन में एक अलग ही उधेड़बुन खींची हुई थी माही को देखकर। माही जब तैयार होकर हॉल में पहुंची तो सभी की नजरें उसी की तरफ थी, लेकिन माही ने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने भैया के पास जाकर बोली, चले भैया। हर्ष माही को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, क्या बात है आज मेरी स्वीट सिस्टर, काफी है खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये सब मेकअप का जादू है या फिर इश्क का? कहकर हर्ष अपनी मां की भावों को देखने लगा, लेकिन मानो उसकी बातों को सुनने के बाद भी सलोनी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हितेश जी अपनी बेटी के पास आप बोले, अरे हमारी प्रिंसेस खूबसूरत दिखाई देंगी ही क्यों नहीं, वो हमारी बेटी है, हितेश देशमुख की आखिर है, उसके चेहरे पर उसके पिता का कोई अक्ष तो जरूर ही आएगा ना। इतना कहकर हितेश जी मुस्कुराने लगे। वही माही बस हल्की मुस्कान के साथ दोबारा हर्ष की ओर देखते हुए कहने लगी, चले अब। हर्ष और माही जैसे ही वहां से निकले, हितेश जी अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, अब तुम अपनी बेटी के सामने भी ऐसी हरकतें करोगी? देखा ना उसका चेहरा कैसे उतर गया था। अगर उसे इन सब के बारे में पता चल जाएगा तो उसे कितना दुख लगेगा। उसे सब कुछ पता चल चुका है, मैंने भावना को उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए बोल दिया था। सलोनी जी की बातों को सुनकर हितेश जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या पागल हो गई है? कोई अपनी बेटी के साथ ऐसी बातें कैसे शेयर कर सकते हैं? आपको पता है ना, जब उसे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था तब उसकी कंडीशन कैसी हो गई थी। सलोनी जी अपने पति की ओर देखते हुए बोली, मुझे अपनी बच्ची को कैसे रखना है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी हमारे बीच में ना आए। इतना कहकर सलोनी जी बाहर की ओर जाने लगी तो पीछे से हितेश जी ने कहा, सलोनी तुम भूल रही हो कि माही मेरी भी बेटी है और उसके लिए क्या अच्छा है मुझे अच्छी तरीके से पता है और मैं जानता हूँ राघव ही माही के लिए परफेक्ट जोड़ी है। इतना कहकर हितेश जी बाहर की ओर चले गए। सलोनी जी इस वक्त किस असमंजस में थी उन्हें ही पता नहीं था। उन्होंने राघव के 2 अलग अलग रूपों को देख लिया था, जिनमें एक काफी गुस्सैल था और दूसरे में एक सही वक्त पर काम आने वाला साथी के जैसा। ऐसे में सलोनी जी की सुलियत पर विश्वास करें उन्हें ही पता नहीं चल रहा था। उन्होंने इन सभी बातों को साइड में रखा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। कमिश्नर सर की गाड़ी होने की वजह से गाड़ी के आगे पीछे पुलिस वाले अपनी जीप लेकर चल रहे थे। ये सब उनके लिए नॉर्मल था, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो लोग इस वक्त सड़कों पर चलते हुए इस नज़ारे को देख रहे थे उन्हें अंदर बैठे लोग किसी वीआईपी से काम नहीं लग रहे थे। नयन की सुधारते हालत को देखकर दोनों परिवार वालों की लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि इसी रविवार को उनकी सगाई कर दी जाएगी। इसीलिए आज दोनों परिवार वालों के लोग और सोसाइटी के कुछ सदस्य मॉल पर सगाई की अंगूठी और कपड़े खरीदने के लिए आए हुए थे।
शास्त्री जी संगीत के साथ साथ ग्रह और सभी नियमों को अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए शास्त्री जी उनके साथ शॉपिंग मॉल में चले आए थे ताकि वो उनकी मदद कर सकें। पूरा कृष्णा कॉलोनी जब मोहिनी के लिए और बाकी औरतों के लिए साड़ी खरीदने के लिए लेडीज शॉप के अंदर पहुंची तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें माही और उसके परिवार वालों से मुलाकात हो जाएगी। वहीं हितेश जी शास्त्री जी को देखकर गले लगाते हुए बोले, बहुत दिनों बाद मिले हैं आपसे। शास्त्री जी भी हितेश जी को गले लगाकर बोले, वाकई में हमें मिले काफी वक्त हो चुका है। समय के साथ साथ हमारा काम भी इतना आगे बढ़ता गया कि एक दूसरे से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। जब हम पड़ोसी थे तब हर बार मिलने का कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता था, लेकिन अब तो बहाने ढूंढने से भी नहीं मिलता। शास्त्री जी की बातों को सुनकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। फिर सभी ने एक दूसरे का परिचय दिया और साथ मिलकर औरतों के लिए साड़ी पसंद करने लगे। वैसे तो माही ने अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग के वक्त कई बार साड़ी पहन चुकी थी, इसलिए उसे साड़ी खरीदने में अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रही थी। वो अपनी मां की बगल में बैठ गई और उनके लिए साड़ी पसंद करने लगी। सलोनी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आखिर मां है, उसके पास आकर दिखाना क्या चाहती है। वह बस अपने लिए और अपनी होने वाली बहू के लिए साड़ी पसंद करने लगी थी। शास्त्री जी हितेश जी की ओर देखकर बोले, वैसे देशमुख, हर्ष की शादी के लिए बस 3 ही दिन बच गए हैं ना, और तुम सभी इस समय पर शॉपिंग करने आए हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शास्त्री जी की बातों पर इस बार सलोनी जी ने जवाब दिया, भाई साहब हमने तो शॉपिंग कर लिया था, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि शादी के दिन पुलिस यूनिफॉर्म पहनना नहीं जाता है, और वो भी जब अपने ही खुद के घर पर हो, चाहे अपने बच्चों का या फिर अपने बड़ों या छोटों का। इस शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले, वैसे भाभी जी हमारे कॉलोनी में भी 2 परिवार एक हो रहे हैं, इस खुशी में आज हम यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। वैसे तो हम हर वक्त बिजी ही रहते हैं, लेकिन जब 2 परिवार वालों की बात है तो हम अपने सारे कामों को छोड़कर इसी में जुट जाते हैं। फिर उन्होंने माही की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा भाभी जी, आपको माही बिटिया ने क्या लड़का पसंद किया है, करोड़ों में एक हैं। हाँ, राघवेंद्र की उम्र कुछ ज्यादा है, लेकिन माही बिटिया और उसकी जोड़ी बिल्कुल मैच खाती है। मैं तो कहूंगा कि आप भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दीजिए, दोनों बच्चे खुश रहेंगे। वैसे मैं अपनी सुधा की शादी राघवेंद्र के साथ करवाना चाहता था, मैं ही नहीं बल्कि कॉलोनी के सभी घरवाले अपनी बेटियों की शादी राघवेंद्र के साथ करवाना चाहते थे, लेकिन राघवेंद्र ने साफ साफ कह दिया था कि वो उन सभी को अपनी बहन मानता है। फिर भी हमारी बच्चियों को राघवेंद्र बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो तो हमें बाद में पता चला कि माही बिटिया ने राघवेंद्र से इस बारे में पहल किया था और राघवेंद्र ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया था। तब से हमारी बच्चियों थोड़ी उदास हुई थी, लेकिन अब सबके चेहरे पर एक घनी मुस्कुराहट देखी जा सकती है। राघव की इतनी तारीफ सुनकर सलोनी जी को अच्छा भी लगा, लेकिन उनके दिमाग में जो सवाल चल रहे थे उसका जवाब शायद कोई भी नहीं दे सकता था, इसलिए उन्होंने शास्त्री जी की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने लिए साड़ी पसंद करने लगी। अजीब बात था, क्योंकि आज राघव और डिपार्टमेंट हेड श्वेता दोनों ही मीटिंग के लिए इसी मॉल के एक प्राइवेट रूम के अंदर बैठकर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक जाने माने कंपनी ओनर के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। राघव का ऑफर और उसकी डिजाइन को देखकर कंपनी का ओनर काफी खुश था और उसने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ भी कर दिया था। इसी खुशी में तीनों ही मिलकर लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। हर्ष, जो कि काफी देर से शॉपिंग करते हुए थक चुका था, उसने अपनी मां की ओर देखते हुए कहा, चलिए अब चलकर कुछ खा लेते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है और आपको तो पता है ना मां कि मैं अपने भूख कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। जानती हूँ। इतना कहकर उन्होंने सभी को सेकंड फ्लोर की रेस्टोरेंट की तरफ जाने का इशारा किया। सलोनी जी ने कृष्णा कॉलोनी के सभी सदस्यों को जो इस वक्त शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, उन्हें भी वहां पर बुला लिया ताकि आज सभी मिलकर एक साथ लंच कर सकें। शास्त्री जी और हितेश जी काफी महीना बाद मिले थे, या कहे कि काफी सालों बाद, इसलिए आज दोनों ही के चेहरे पर काफी खुशी दिखाई दे रही थी। हितेश जी शास्त्री जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, देखिए शास्त्री जी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको हमारे बेटे हर्ष की शादी में आने ही पड़ेगी और आपको हमारे घर की रौनक भी बढ़ानी पड़ेगी आपके संगीत के द्वारा। अरे ये भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? हर्ष हमारा भी कोई बच्चा है, आखिर बचपन से हम उसे देखते आ रहे हैं, आखिर कोई फर्ज भी तो बनता है हमारा उसके लिए। इतना कहकर शास्त्री जी ने मुस्कुराकर सलोनी जी की ओर देखते हुए कहा, वैसे सच कह भाभी जी, इतने दिनों बाद मिले हैं, फिर भी ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम आज मिल रहे हैं, बल्कि हम हर रोज मिला करते हैं। सलोनी जी बस हल्की सी मुस्कुराए और अपने पति की ओर देखते हुए बोली, हाँ बात तो आपकी भी बिल्कुल सही है। वैसे शास्त्री जी, हमने सुना है कि आपने आपके संगीत के जादू से पूरे दिल्ली शहर को हिलाकर रख दिया है, यहाँ तक कि बड़े बड़े संगीत कलाकार भी आपसे टिप्स लेने के लिए आपके पास आते हैं। शास्त्री जी ने बस अपना गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब दिया और बोले, ये सब कुछ बस ऊपर वाले की देन है, वो हमें जितने दिनों तक अपने संगीत की प्रचार करने को कहेंगे हम उतने ही दिनों तक गाते रहेंगे। सभी बातें करते हुए उस रेस्टोरेंट के अंदर घुसे। रेस्टोरेंट का मैनेजर, जो कि इस वक्त रिसेप्शन में अपने कुछ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जैसे ही उन्होंने इतने सारे लोगों को अपने रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गए। उसने अपने असिस्टेंट को तुरंत अपने कामों में लगे को कहा और खुद उनके स्वागत के लिए उनके पास जाकर खड़ा हो गया।
वेलकम सर, वेलकम मैम, हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। मैनेजर की पोलाइट व्यवहार को देखकर उन सभी लोगों को अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने भी उनका मुस्कुराते हुए थैंक यू में जवाब दिया और अंदर की ओर आने लगे। मैनेजर ने उन सभी को प्राइवेट रूम के बारे में पूछा तो शास्त्री जी ने मजाकिया लहजे में मैनेजर का जवाब देते हुए कहा, अरे मैनेजर साहब, हम यहाँ पर किसी बम प्लांट के बारे में बातें करने के लिए नहीं आए हैं कि प्राइवेट रूम में जाकर बातें करें, हम नॉर्मल जगह में भी बैठकर बातें कर सकते हैं। शास्त्री जी की बातों को सुनकर मैनेजर को समझ में ही नहीं आया कि वो उनके बातों का क्या ही जवाब दें। उन्होंने बस अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेर दी और उन्हें एक लंबी सी फैमिली टेबल में लेकर बैठा दिया जिसमें कम से कम 12 लोग आसानी से बैठ सकते थे। मैनेजर ने अपने कुछ असिस्टेंट को वहां पर बुलाया और उनसे ऑर्डर लेने को कहा। सभी लोगों ने अपनी अपनी ऑर्डर दिए और एक दूसरे से बातें करने लगे। अर्चना जी लता जी की ओर देखकर बोली, वैसे हमने नयन के लिए भी कपड़े खरीद लिए हैं, बस उन्हें पसंद आ जाए, क्योंकि मुझे जितना पता है नयन को नॉर्मल कपड़े ही पहनना पसंद आता है, लेकिन हमने तो उसके लिए इतने सारे महंगे महंगे कपड़े खरीदे हैं। इस बार लता जी मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए समधन जी, बस आप उसे इतना बता दीजिएगा कि हमने उसके लिए मिलकर इन कपड़ों को खरीदा है, देखिएगा उसके लिए वो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तब बढ़िया है, वैसे भी मुझे लड़कों के पसंद के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। नयन के पापा भी ज़्यादातर सिंपल कपड़े ही पहनते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए भी एक सिंपल सा कपड़ा खरीद दूं, लेकिन सगाई का दिन सबके लिए एक नहीं होता है, यही सोचकर हमने उसके लिए कुछ बढ़िया सोचकर खरीदा है। अर्चना जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेज मिश्रा दोनों औरतों की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा वो सब तो ठीक है, आपने तो दोनों के लिए कपड़े खरीद लिए लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। मिसेज मिश्रा की बातों को सुनकर लता जी मुस्कुराते हुए बोली, आजकल हम जैसे बुजुर्ग औरतों पर कौन ही नजर डालता है, आजकल तो बस नौजवानों का जमाना है, हमें तो बस साइड में खड़े होकर नज़ारा देखना है। लता जी की बातों को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर खुशी इच्छा उठी। वहीं राघव वॉशरूम से अपने टेबल की ओर जा रहा था कि तभी सलोनी जी की नज़रें भी इस तरफ थी, जिस वजह से उन्होंने राघव को उस ओर जाते हुए देख लिया था। उन्होंने अपने मन में कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो इस वक्त अपनी कंपनी में होना चाहिए था, ना तो फिर शॉपिंग मॉल में। उन्होंने कुछ सोचकर है शास्त्री जी से कहा, शास्त्री जी ये राघवेंद्र है ना जो आपकी कॉलोनी में रहता है। सलोनी जी की आवाज़ सभी ने सुना था, जिस वजह से सभी के नज़ारे सलोनी जी के दिखाए गए डायरेक्शन की ओर चली गई, जहां राघव इस वक्त 2 लड़की और एक लड़के के साथ बैठकर खाना खा रहा था। शास्त्री जी बोले, अरे हाँ ये तो राघव बेटा ही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की उसके कंधे पर टिश्यू पेपर से किसी चीज को साफ कर रही थी, जिसे देखकर सभी की नजरें उन्हीं के ऊपर गड़ गई। सलोनी जी कुछ तंज भरी आवाज में बोली, शास्त्री जी कहीं यह वही राघवेंद्र सिंह तो नहीं है जिसे आप राघव का कर पुकारते हैं और जिसकी आप थोड़ी देर पहले इतनी तारीफ के पुल बांध रहे थे। शास्त्री जी को भले ही सलोनी जी की बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन हितेश जी और हर्ष को अच्छी तरीके से उनकी बातें समझ में आ रही थी। उन्होंने सलोनी जी की ओर देखा, लेकिन सलोनी जी को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। मिसेज अलीना मिश्रा जो कि राघव को अपने बेटे की तरह मानती थी, जिसके वजह से सोनू आज इतना हद तक सुधर चुका था, उन्होंने सलोनी जी की ओर देखते हुए कहा, हाँ ये वही राघव है, इसके बारे में आप हमें कह रहे हैं और इसके बारे में शास्त्री जी आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे। ये सुनकर सलोनी जी के चेहरे पर एक कटी मुस्कान छा गई। उन्होंने तंज भरी आवाज में कहा, आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को इस वक्त अपने ऑफिस में होना चाहिए, ना कि शॉपिंग मॉल में लड़कियों के साथ बैठकर लंच करना। एक तरफ से देखा जाए तो सलोनी जी की नज़रों से उनकी बातें बिल्कुल सही थी, जिस वजह से सभी एक बार इस बारे में सोचने में मजबूर हो गए थे कि आखिर राघव इस वक्त अपनी कंपनी में होने के बजाय यहाँ क्या कर रहा था, और वो भी इन लड़कियों के साथ। तभी राघव का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो लक्ष्य का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत उन तीनों को एक्सक्यूज करके वहां से लक्ष्य का कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से लक्ष्य की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई पड़ी, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा आइडिया उन कंपनी वालों को इतना पसंद आएगा कि वो हमें इतनी बड़ी डील देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज तुम्हारे वजह से हमारे कंपनी को इतनी बड़ी प्रोजेक्ट हाथ लगी है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर प्रमोट करता हूँ। आज से तुम श्वेता के साथ काम करोगे। लक्ष्य की बातों को सुनकर राघव मुस्कुराया और कहा, बॉस इसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है बल्कि श्वेता मैडम का भी है। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं भी इस प्रोजेक्ट पर इतना काम नहीं कर पाता। लक्ष्य राघव की इंटेलिजेंस को अच्छी तरीके से जानता था और यहाँ तक कि वो अपना क्रेडिट खुद नहीं लेता बल्कि उसके साथ साथ औरों को भी जोड़ देता है। राघव मुस्कुराते हुए बोला, सर अगर हमारी टीम हमारे ऐसे ही आगे तक काम करते रहे तो मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर हमारी कंपनी और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इस पर लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा और उसे बाद में मिलने का बोलकर लक्ष्मी कॉल कट कर दिया। कॉल काटने के बाद राघव अपनी टेबल की ओर वापस से मोड़, लेकिन अपने सामने शास्त्री जी और बाकी सभी को खड़ा देख राघव हैरान हो गया। उसने पूछा, शास्त्री जी आप सभी यहाँ पर?
राघव की हैरानी हुई आवाज सुनकर सभी को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने राघव की चोरी पकड़ ली हो। शास्त्री जी ने थोड़ी कड़क लहजे में राघव से पूछा, बेटा राघव, तुम्हें मैं अपना बेटा मानता हूँ, इसलिए एक पिता के हैसियत से क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? शास्त्री जी की बदली हुई टोन को सुनकर राघव एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि आखिर उसे उनसे क्या पूछना है, इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। शास्त्री जी बोले, बेटा तुमने तो कहा था कि तुम्हें आज किसी खास मीटिंग के लिए कंपनी वालों के साथ कहीं जाना है, इसलिए तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं आ सकते हो, तो फिर तुम शॉपिंग मॉल में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कंपनी के टीम मेंबर्स के साथ होनी चाहिए। राघव ने इस पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शास्त्री जी मैं मीटिंग के लिए ही शॉपिंग मॉल में आया हुआ था। आज हमारी मीटिंग इसी मॉल में होने वाली थी, लेकिन मुझे मीटिंग का लोकेशन ऑफिस जाने के बाद ही पता चला, इसलिए मैं आपको खबर दे नहीं पाया। फिर भी तुम हमें एक बार कॉल करके तो पूछ सकते थे ना बेटा कि तुम उसी शॉपिंग मॉल में जा रहे थे जहां पर हम शॉपिंग करने के लिए आने वाले थे। इस बार देवानंद जी ने पूछा। प्रमोद जी बोले, देखो बेटा, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हमें पता है, लेकिन तुम्हें हमसे इस तरीके से झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था ना। सबको अपने ऊपर शक करता देख राघव को दाल में कुछ कल लगा। उसने सलोनी जी की ओर अपना रुख मोड़ किया तो उनके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव नजर आ रहे थे, जिसे देखकर उसे समझने में देर नहीं लगेगी सलोनी जी ने ही उन्हें भड़काया था उसके खिलाफ। लेकिन सलोनी जी को क्या पता था कि इस राघव के दिमाग में एक नहीं है बल्कि दो लोगों के दिमाग चलती है। एक राघवेंद्र सिंह की जो ओबरॉय कॉर्पोरेशन में एक एम्प्लॉय है और दूसरा रॉकी भाई की जो कि अंडरवर्ल्ड का एक बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। राघव अपने ऊपर दबाव पड़ने तो नहीं दे सकता था, इसलिए उसने जैसे ही कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी पीछे से श्वेता की आवाज आई, लेट्स गो राघव, बॉस ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, हमें तुरंत ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। श्वेता की आवाज सुनकर राघव ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया, जिसे देख श्वेता भी अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंच गई। श्वेता को देखकर ही एक नज़र में कॉलोनी के सभी लोग पहचान गए, क्योंकि जब राघव को किडनैप करके उसकी जो हालात किया गया था तब श्वेता उस मिलने के लिए कृष्णा कॉलोनी में भी आई थी। तब उसके साथ ये दूसरी लड़की भी मौजूद थी जो कि उसकी असिस्टेंट थी। श्वेता एक दो बार बड़ी बड़ी पार्टियों में कमिश्नर सर और हर्ष को मिल चुकी थी, इसलिए उन दोनों को देखकर उसने उन्हें ग्रेट किया। हितेश जी और हर्ष ने भी मुस्कुराते हुए श्वेता को ग्रेट किया। ये देखकर सलोनी जी को समझ में नहीं आया कि वो दोनों ही इस लड़की को पहले से ही कैसे पहचानते हैं। श्वेता उनकी तरफ देखते हुए बोली, माफ कीजिएगा ना अंकल आंटी, लेकिन हम इस वक्त लेट हो रहे हैं। हम जिस मीटिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं वो मीटिंग पूरी हो चुकी है और अब हम लंच करके वापस कंपनी के लिए जा रहे हैं, इसलिए प्लीज आप लोग राघव से अपने कॉलोनी में मिल लीजिएगा, इस वक्त हमें चलना होगा। श्वेता की बातों को सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। राघव भी उन्हें बाद में मिलने का बोलकर श्वेता और उसके असिस्टेंट के साथ साथ श्वेता के पीछे पीछे शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गया। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही अर्चना जी बोली, भाभी जी, हमें लगा था कि राघव माही को धोखा दे रहा है, लेकिन वो जिस लड़की के साथ बैठी हुई थी हम उन्हें जानते हैं। वो राघव की कंपनी में ही काम करती है और राघव की सीनियर है। जब राघव के साथ एक हादसा हुआ था तब ये उनसे मिलने के लिए वहां पर आई हुई थी और अपने बारे में हमें बताया था। अर्चना जी की बातों को सुनकर सलोनी जी को समझ में ही नहीं आया कि राघव वाकई में एक अच्छा इंसान है या फिर उन्हें ही उसे पहचानने में धोखा हो रहा है। हर्ष ने सभी की ओर देखते हुए कहा, अब चलिए, लंच लग चुका है, अगर ठंडा पड़ गया तो खाना टेस्ट नहीं लगेगा। हर्ष के बातों को सुनकर सभी वापस से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और लंच करने लगे। लंच करने के बाद सभी ने दोबारा शॉपिंग किया और बाकी के कपड़े प्रमोद जी के शोरूम से खरीदने को कहकर सभी वापस अपनी गाड़ी में बैठकर और दूसरी ओर निकल पड़े, जहां प्रमोद गुलाटी जी का दुकान था, जहां पर अलग अलग किस्म के कपड़े मिलते थे। वैसे तो उनके पास हर एक स्टॉक रहता ही है, लेकिन उन्हें जिन कपड़ों की जरूरत थी वो उनके पास नहीं थे, इसलिए उन्हें मॉल जाकर खरीदना पड़ा था, वरना बाकी के कपड़े तो गुलाटी जी के दुकान पर ही मिल जाते। रात का वक्त हॉस्पिटल। गोविंद को जैसे ही राघव की असलियत के बारे में पता चला उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसने जिस इंसान को जान से मारने की धमकी दिया था वो उसके पिताजी का भी बॉस निकलेगा। शुक्र था कि राघव ने उसे जान से नहीं मारा था, वरना बाद में पछतावा करने के बाद भी उसके पापा राघव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। गोविंद भवानी की ओर देखकर बोला, तो तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि उस वक्त सामने खड़ा इंसान पापा का बॉस है? भवानी ने एक गहरी सांस लिया और गोविंद की ओर देखकर बोला, अगर अंडरवर्ल्ड का कोई भी डॉन उसे इस हालत में देखेंगे तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा कि यही रॉकी भाई हैं। भवानी की बातों को सुनकर गोविंद कंफ्यूज हो गया, जो भी कहना है साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है। भवानी बोला, हमने जिस रॉकी भाई को अपने सामने खड़ा हुआ देखा था उस रॉकी भाई को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। भवानी के कहे गए शब्द गोविंद को परेशान करने में काफी थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके पापा का जो बॉस था जिसने उसे इस मुकाम पर खड़े होने में मदद किया था, उसे किसी ने 2 साल पहले ही जान से मार दिया था और अब वही शख्स 2 साल बाद दिल्ली में दिखाई दे रहा है, वो भी सही सलामत। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। भवानी आगे बोला, रॉकी भाई को बहुत ही कम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है।
मैंने उसे तब देखा था जब उसने तुम्हारे पापा को दिल्ली शहर देने का वादा किया था। यहाँ तक कि उसने कन्नूर और चेन्नई को अपने कब्जे में करने के बाद उसका टारगेट बेंगलुरु था, लेकिन हैदराबाद के स्कॉर्पियन गैंग और रोलेक्स पांडियन के वजह से रॉकी भाई का काम रुक रहा था। फिर भी उसने उनके ऊपर जीत हासिल किया था। किसी अपने नहीं उसे धोखे से मारने का कोशिश किया था, लेकिन रॉकी भाई बच जाएंगे इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। लेकिन आज उसे इस वक्त एक अलग रूप में देखकर अच्छा लगा कि आज भी रॉकी भाई सही सलामत है। रॉकी भाई के बारे में कुछ जानकारी जानने के बाद गोविंद, जिसके 4 उंगली को उसने एक एक झटके में उसके हथेली से अलग कर दिया था, इसे ही उससे पता चल रहा था कि रॉकी भाई क्या चीज़ है और क्या कर सकता है। तभी उसके वार्ड का दरवाजा खुला और विश्वास राव अंदर आया, साथ में उसके पीछे पीछे जोरावर भी आ रहा था। विश्वास राव अपने बेटे के पास आकर बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इस पर गोविंद ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। देखो बेटा, तुम्हें भवानी ने रॉकी भाई के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम बाकी सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे पिताजी जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं उसके पीछे उसी का हाथ है। अगर वो नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते हो हमारे साथ क्या हो सकता है। रॉकी भाई के मरने की खबर आते हैं, कई लोग हमें मरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रॉकी भाई के आदमियों ने ही हमें उन सभी मुसीबतों से बाहर निकाला था। इसलिए अब हमारी बारी है रॉकी भाई का मदद करना है। अपने पापा की बातों को सुनकर गोविंद बोला, ठीक है पापा, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन क्या रॉकी भाई हमारी मदद आगे भी करते रहेंगे या फिर? इतना कहकर गोविंद अपने पापा के चेहरे की ओर देखने लगा, जिनके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, वक्त पर चलने वाले इंसानों को वक्त की धमकी नहीं देते हैं बेटा, और ना ही उसे बार बार वक्त की याद दिलाते हैं। अभी तुम्हें यह बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय का इंतजार करो तो मैं धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। रॉकी भाई जिंदा बचे हैं, इसके पीछे उनका जरूर ही कोई मकसद होगा, इसी वजह से वो यहाँ दिल्ली पर आए हुए होंगे। तभी जोरावर बोला, भाई हमारे आदमी रॉकी भाई के पीछे लग चुके हैं और उनके आसपास मर्डराने वाले खतरों का सामना हमारे आदमी आसानी से कर लेंगे। अगर कोई भी रॉकी भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, हमारे लोग उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। विश्वास राव ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारी बेसब्री से इंतजार कर रही है घर में। मैं अभी भी तुम्हारी तबीयत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया है, इसलिए जल्दी से ठीक होकर घर पहुंचो। इतना कहकर विश्वास राव वहां से अपने आदमियों के साथ निकल गया। गोविंद को इतना समझ में आया तो चुका था कि रॉकी भाई को आम इंसान बिल्कुल भी नहीं है, उससे पंगा मतलब मौत को बुलवा देना। वहीं उधर दूसरी तरफ ओबरॉय कॉर्पोरेशन में आज की प्रोजेक्ट की सफलता के लिए लक्ष्य सभी को बधाई दिया और उन सभी को आज खाने के लिए शैलजा रेस्टोरेंट लेकर गया। शैलजा रेस्टोरेंट कंपनी के पास में ही होने की वजह से किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और सभी रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। निशांत एक साइड होते हुए बोला, भाई यार, अगर शिवम भी हमारे साथ होता तो कितना मजा आता है। कुछ भी कहो यार, लेकिन उसके साथ लड़ाई किए बिना रहा नहीं जाता है। बात तो तुम्हारी भी बिल्कुल सही है, लेकिन है उसे इस वक्त आराम की जरूरत है। जब वो ठीक हो जाएगा फिर हम सभी मिलकर एक बार फिर उस पार्टी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। निशांत को इतना एक्साइटेड होते देखकर और उसकी बातों को सुनकर प्रमिला ने कहा। जैसे ही सभी शैलजा रेस्टोरेंट पहुंचे, रेस्टोरेंट के मालिक ने उन सभी का बड़े ही आदब तरीके से रेस्टोरेंट के अंदर स्वागत किया। लक्ष्य के साथ इस वक्त काफी एम्प्लॉय मौजूद थे, इसलिए उन्होंने वहां की सबसे बड़ी टेबल बुक की और बाकी बचे सभी एम्प्लॉय दूसरे टेबलों पर जाकर बैठ गए। लक्ष्य ने सभी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज की पार्टी हमारी तरफ से है, इसलिए तुम लोग जो ऑर्डर करना चाहो कर सकते हो। इतना सुनते ही सभी लोगों ने तुरंत मेनू उठाया और अपने लिए डिशेज ऑर्डर करने लगे। लक्ष्य राघव की ओर देखते हुए बोला, मुझे स्पेशल पार्टी तुम्हारे लिए है राघव, क्योंकि तुमने इस बार जो प्रोजेक्ट हमें दिलवाया है उसे प्रोजेक्ट के मुताबिक हम काफी कुछ हासिल कर सकते हैं और हमारी कंपनी और भी आगे बढ़ेगी, इसलिए तुम बेझिझक कुछ भी ऑर्डर करवा सकते हो, महंगी सी महंगी डिशेज को भी। आज मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लक्ष्य की इतनी पॉलिटनेस और उसकी दरिया दिल बातों को सुनकर राघव बस मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा और मेनू उठाकर अपने लिए डिशेज देखने लगा। उसकी तबीयत को ठीक हुए इस वक्त ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसने ज्यादा हाइजीनिक वाला खाना ऑर्डर नहीं किया, बल्कि अपने लिए कुछ टेस्टी और सादा खाना ही ऑर्डर किया, ताकि उसकी शरीर भी बन रहे और उसकी ऑर्गन्स को कुछ तकलीफ भी न पहुंचे। श्वेता भी अपनी असिस्टेंट के साथ राघव के बगल में बैठे हुए थे। उसने राघव को डिशेज ऑर्डर करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने उससे पूछा, क्या बात है राघव, तुम सादा खाना ऑर्डर कर रहे हो, आज कुछ स्पेशल है क्या? राघव ने मुस्कुराते हुए श्वेता की ओर देखते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं मैडम, बस अपनी तबीयत को देखते हुए मैं इन सभी डिश को ऑर्डर कर रहा हूं, वरना आपको तो पता ही है मैं कितना फूडी हूं। राघव का इतना ही कहना था, किस था मुस्कुरा दी। फिर सभी ने साथ मिलकर आज की डिनर कंप्लीट की। डिनर खत्म हो जाने के बाद लक्ष्य ने सभी की ओर देखकर हुए कहा, कल सैटरडे आप लोगों का छुट्टी रहेगा, आप लोग मंडे से अपना काम जारी रख सकते हैं। छुट्टी का नाम सुनते हैं सभी एम्प्लॉय के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वैसे भी सप्ताह में एक बार उन्हें छुट्टी मिलता है, लेकिन कंपनी के फाइल में है उलझे रहने की वजह से छुट्टी छुट्टी जैसा नहीं लगता है, दिन भर बस काम काम। लेकिन अपने बॉस के मुंह से छोटे शब्द सुनकर उनके चेहरे पर अलग ही खुशी देखी जा सकती थी।
सभी ने लक्ष्य क्या शुक्रिया अदा जाहिर किया और अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। राघव जैसे ही अपनी बाइक की तरफ मुड़ा, पीछे से निशांत ने उसे आवाज दिया, भाई आज जल्दी जाकर घर में तुम्हें कुछ करना है क्या? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि आज हम शिवम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएं। उस दिन अपनी कजिन को लेने की वजह से मैं शिवम का हाल चाल जाने बगैर ही वहां से चली आई थी। पीछे से प्रमिला की आवाज आई, चलो ना भाई चलते हैं, मुझे भी उसी से मिलकर कुछ बातें करनी है। निशांत की जिद को देखकर राघव ने मना नहीं किया और तीनों ही अपनी अपनी बाइक स्कूटी लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। वैसे तो आम दिनों की तरह आज भी हॉस्पिटल में काफी चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही विश्वास राव के आदमियों ने राघव को अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते उसे और आते हुए देखा तो सभी ने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया। निशांत ने पहले भी विश्वास राव के आदमियों को किसी की जान लेते हुए देख लिया था, इसलिए उसने तुरंत राघव और प्रमिला को रोक दिया। अचानक निशांत के खींचने से प्रमिला निशांत को घूर कर देखते हुए बोली, अरे क्या कर रहे हो तुम? हमें उसे तरफ जाना है, ना कि इस तरफ से। प्रमिला को हाथ छुड़ाने देखकर निशांत ने उसे पीछे खींचकर कहा, अरे ओ पागल लड़की है, सामने देख, सामने विश्वास राव के आदमी मौजूद हैं। क्या तुम उनके पास जाकर मरना चाहती हो? विश्वास राव का नाम सुनकर प्रमिला के बढ़ते कदम लड़खड़ा गए और वो तुरंत पीछे जाकर उन दोनों के बगल में छप गई। राघव ने एक नज़र सामने की ओर नजरें फेर फिर उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई हमने उनका कुछ बिगड़ा नहीं है तो वो हमारा क्या बिगड़ेंगे, चलो चलते हैं। राघव की बातों को सुनकर इस बार प्रमिला और निशांत दोनों नहीं उसके हाथों को पकड़कर पीछे खींच लिया और कहा, अबे पागल हो गया है क्या, हम उधर नहीं जाएंगे, हम दूसरी तरफ से चलते हैं। अरे पर लेकिन दोनों कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने राघव को खींचते हुए दूसरी तरफ की सीढ़ियों की तरफ लेकर चले गए। वहीं विश्वास राव के आदमी ये देखकर हैरान थे कि इतने बड़े अंडरवर्ल्ड का इतना खतरनाक बादशाह इन दो नमूनों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा था। कोई भी उन दोनों लड़के लड़की को ऐसी हरकतें करते हुए देखा तो उन्हें बेवकूफ़ी समझता। राघव ने उन दोनों की बातों को नहीं काटा पर दूसरी तरफ से चला गया। शिवम इस वक्त बिल्कुल ठीक था, जिस वजह से शिवम के मम्मी पापा को भी ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। राघव ने सब कुछ पहले से ही सेट कर दिया था, जिस वजह से शिवम को मिलने वाली हर एक फैसिलिटी उसे दी जा रही थी। शिवम अपने सामने अपने तीनों दोस्तों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों एक साथ आगे बढ़े और उन्होंने शिवम को अपने गले से लगा लिया। शिवम भी अपने दोस्तों को देखकर काफी खुश था, इसी खुशी के चक्कर में उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। निशांत तो आते के साथ ही शिवम की हाल चाल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। वहीं शिवम ने भी मुस्कुराकर उसकी हर एक सवालों का जवाब दिया। निशांत को बकबक करता देखकर प्रमिला उसे घूर कर देखने लगे, जिस वजह से निशांत अपना मुंह बंद किया चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वहीं उसकी ऐसी हरकतों को देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई। शिवम राघव की ओर देखते हुए बोला, रूपाली बता रही थी कि तुमने कंपनी को एक और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट पाने में सक्सेसफुली पाया है। ये सुनकर राघव ने मुस्कुराया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका श्रेय तुमको भी दिया है, इसलिए कंपनी में जितनी मेरी वही होगी उतना ही तुम्हारा भी होगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं की है, फिर तुम मुझे इस बीच में क्यों लाना चाहते हो? सब जानते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे अकेले का मेहनत है, फिर भी तुम इसे हम सभी दोस्तों के नाम कर रहे हो। राघव की बातों को सुनकर शिवम ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा। राघव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपनी तरफ एक चेयर खींचा और उसके ऊपर बैठ गया। राघव को इतना कंफर्टेबल देखकर शिवम को इतना तो समझ में आ चुका था कि राघव उसकी बातों को नहीं सुनने वाला है, इसीलिए उसने हार मान लिया और कहा, ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि तुम हमें कभी नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन जिसमें तुम्हारा हक है वो हक हम कैसे छीन सकते हैं? इस पर राघव ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए बोला, तुम तीनों मेरे सिर्फ दोस्त नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हें अपना परिवार मानता हूं, इसलिए ये सब कुछ करता हूं, वरना अब तक मैं इस कंपनी का एडिशनल चीफ एसी कब का बन चुका होता। राघव की बातों को सुनकर तीनों बस हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उन्हें पता था कि राघव कितना इंटेलिजेंट था और क्या क्या कर सकता था। उसने चुटकी बजाकर ही विथल ग्रुप सब कंपनी को हैक कर लिया था, ऐसे इंसानों के लिए ये सब तो बच्चों का खेल था। राघव की बातों को सुनकर तीनों बस हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उन्हें पता था कि राघव कितना इंटेलिजेंट था और क्या क्या कर सकता था। उसने चुटकी बजाकर ही विथल ग्रुप ऑफ कंपनीज को हैक कर लिया था, ऐसे इंसानों के लिए ये सब तो बच्चों का खेल था। शिवम की मम्मी जी उन तीनों बच्चों को वहीं पर बैठने को बोलकर उनके लिए चाय लेने के लिए चली गई। उन तीनों ने उन्हें जाने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से कहा था कि ना चाहते हुए भी वो उन्हें रोक नहीं पाए। शिवम के पिताजी दर्पण जी उन सभी की ओर देखकर बोले, अगर तुम जैसे दोस्त हो तो बीमार होने में भी एक अलग ही मजा लगता है। बेटा पता है, जब मैं अपने जवानी के समय बीमार होता था तब तुम्हारी माँ मुझे देखने के लिए गर्ल्स हॉस्टल से बॉयज हॉस्टल में आया करती थी। वाह व्हाट अ रोमांटिक, तब तो आप दोनों का प्यार पूरा कॉलेज में फेमस होगा। उनकी बातों को सुनकर प्रमिला छेड़ने के अंदाज में बोली। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, अगर तुम लोग मेरे मम्मी पापा के लव स्टोरी के बारे में सुनोगे ना तो तुम्हें भी यकीन नहीं होगा कि उसे जमाने में भी प्यार करने वाले एक दूसरे से मिलने के लिए क्या क्या तरीका अपनाते थे।
शिवम की बातों को सुनकर अब सबकी एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। निशांत तुरंत दर्पण जी के सामने जाकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, तब तो आप ही मेरा बेड़ा पार कर सकते हैं प्रभु। जरा मुझे 2-3 टिप्स बताइए ताकि मैं किसी लड़की को पटाऊं और उसके साथ अपने आगे की जिंदगी बिता सकूं। क्योंकि नौकरी तो मिल चुकी है, अब छोकरी की जरूरत है। निशांत की बातों को सुनकर सभी हंसने लगे। राघव बोला, भाई लड़की किसी पूजा या पाठ करने से नहीं मिलती है, उसके लिए लड़कियों का दिल जीतना पड़ता है, जो कि तुम किसी भी लड़की का आसानी से दिल जीत सकते हो ऐसा मुझे लगता है, लेकिन तुम कोशिश ही नहीं करते हो। इस पर निशांत बोला, यार मैंने 1-2 बार कोशिश किया था लेकिन हर बार प्यार में फेल हो गया हूं और अब तो कोई लड़की भी मुझे भाव नहीं देती। ऐसा ना हो कि आगे चलकर मुझे वनवास लेना पड़े। निशांत की बातों को सुनकर सभी दोबारा से हंसने लगे। ये तो पक्का था कि निशांत को कोई भी बातों में नहीं हरा सकता है, लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद कोई अपनी हंसी को भी नहीं रोक सकता है। दर्पण की मुस्कुराते हुए बोले, देखो बेटा, प्यार जो है उसे अंदर से महसूस किया जाता है, ना कि प्यार को सरेआम बाजार में ढिंढोरा पीटा जाता है। प्यार को अपने अंदर महसूस करो। अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार है तो देखना है, जब भी तुम उसकी ओर देखोगे तुम्हारा मन सिर्फ उसे ही देखने को चाहेगा और तुम उसे देखे बिना रह नहीं पाओगे। तुम्हें उसे पाने की तलब लगेगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को रोक कर रखना होगा, क्योंकि सबका वक्त एक नहीं होता है, उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ता है और सही समय देखकर अपने दिल की बात सामने वाले को बतानी पड़ती है, वरना कहीं तुमने गलत जगह पर अपनी टंगड़ा दी तो तुम्हारे लिए ही परेशानी बढ़ सकती है। निशांत अपना सिर खुजाते हुए बोला, अगर किसी ने मेरा प्रपोज सुनने से पहले ही मुझे थप्पड़ मार दिया तो मेरा तो बेइज्जती हो जाएगी। भाई तू ना प्यार व्यार के चक्कर में ही ना पड़, हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ देंगे जो तुम्हें झेलेगा भी और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी भी बिताएंगी। शिवम हंसते हुए बोला, हम बेटा किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, बस उसे जताने वाला चाहिए, जो कि सिर्फ एक वो इंसान कर सकता है जिसके अंदर एक शांत स्वभाव का मन रहता है और वो अपने आप को, अपने भावनाओं को सही समय पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे ही इंसानों का प्यार आगे चलकर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। शिवम की माँ ईश्वरी जी अंदर आते हुए बोली। उनकी आवाज को सुनकर सभी ने उनकी ओर देखा। ईश्वरी जी के हाथों में इस वक्त एक थर्मस और चाय के कुछ कप से साथ ही साथ उन्होंने अपने बैग में एक चिप्स का पैकेट भी ले लिया। प्रमिला तुरंत आगे बढ़ी और उसमें उनके हाथों से सारा सामान ले लिया। निशांत ने अपने सामने की चेयर को उनकी तरफ बढ़ाया और उन्हें बैठने के लिए जगह दिया। ईश्वरी की बोली, हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि प्यार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसे पूरे जिंदगी भर निभाने का जज्ब और हिम्मत होना चाहिए। तुम उदाहरण के तौर पर हम दोनों को ही ले लो। तुम्हारे अंकल को मैंने पूरे 4 साल अपने पीछे दौड़े, उसके बाद उन्हें हाँ कहा। पहले तो मेरा मन भी इन्हें न करने का मन कर रहा था, लेकिन न करने का कोई दूसरा रास्ता मिल ही नहीं। इस पर प्रमिला बोली, तो क्या अंकल इतने सालों तक आपका ही इंतजार करते रहे? दर्पण की मुस्कुराते हुए बोले, बेटा उसे वक्त मैं कॉलेज बास्केटबॉल में चैंपियन था, जिस वजह से मेरे ऊपर कई सारी लड़कियां मरती थी। वो तो मेरा दिल उनके ऊपर आ गया था, फिर गया था कॉलेज पूरी होने के बाद भी ग्रेजुएशन तक मैं इनका पीछा नहीं छोड़ा और अब देखो हम दोनों साथ हैं और हमारा एक बेटा शिवम है। दर्पण जी की बातों को सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई। प्रमिला ने सबके लिए चाय और चिप्स बांट दी और सभी बैठकर बातें करने लगे। तभी उस वार्ड का दरवाजा खुला और एक लड़की अपने सिर पर चुनरी ओढ़े अंदर आई। उसे देखकर सभी ही बस उसी की ओर देखने लगे। उस लड़की को भी उम्मीद नहीं था कि शिवम के वार्ड में इतने सारे लोग मौजूद होंगे। सॉरी, लगता है मैं किसी गलत कमरे में आ गई हूँ। आई एम रियली सॉरी। इतना कहकर वो लड़की अपने पाँव पीछे की ओर करने लगी, जिसे देखकर राघव मजाकिये लहजे में बोला, हमसे छुपाकर कोई फायदा नहीं है मैडम। अपने आवाज छुपाने की अच्छी कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे जितना भी रंग रूप बदल दे लेकिन उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। राघव की बातों को सुनकर उस लड़की ने अपना दुपट्टा नीचे उतारा। रूपाली, निशांत और प्रमिला के मुंह से एक साथ निकाला। रूपाली अपनी दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी, मुझे लगता है मुझे बाद में आनी चाहिए, आप लोग एंजॉय करिए, मैं बाद में आता हूँ। निशांत बोला, मैडम विजिटिंग आवर्स कुछ ही देर में ही खत्म होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अंदर आकर बैठ जाए, क्योंकि इसके बाद आपको मिलने का मौका नहीं मिलेगा शिवम से। निशांत की बातों को सुनकर रूपाली और कुछ बोल नहीं पाए और कमरे के अंदर चली आई। वो सभी चेयर और सोफे में बैठे हुए थे, इस वजह से उसके लिए जगह नहीं था। वो कुछ ढूंढ ही रही थी कि शिवम ने अपनी नजरों से उसे अपने पास बैठने का इशारा किया है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी रूपाली अपनी नजरों को झुकाकर शिवम के बगल में जाकर बैठ गई। हाँ तो मैडम जी बोलिए। मैडम जी, आपका कैसा आना हुआ यहाँ पर? क्या आप हमारे दोस्त को मिस तो नहीं कर रहे थे? निशांत ने रूपाली को छेड़ते हुए कहा। अब बस भी करो यार, तुम अब कितना परेशान करोगे इसे? शिवम को रूपाली का साइड देता देख प्रमिला बोली, वह बेटे लड़की मिल गई तो दोस्तों को भूल गया। देख यहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, बोलो तो अंकल आंटी को बता दो तुम दोनों के बारे में कि तुम दोनों क्या गुल खिला रहे हो। शिवम रूपाली का एक हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बोले, मेरे मम्मी पापा के यहाँ आते हैं, मैंने उन्हें सबसे पहले रूपाली से ही मिलवाया था।
ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं निशांत जो इस वक्त चाय पी रहा था उसके मुंह से निकल गया। उसने हाकलाते हुए कहा, मतलब जो कंपनी में र्यूमर्स फैल रही थी क्या वो सच था? क्या तुम दोनों वाकई में एक दूसरे को डेट कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाए। निशांत की बातों को सुनकर रूपाली शिवम के हाथों को थमते हुए बोली, ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, दरअसल हमें एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। रूपाली के इस खुलासे ने वहां पर मौजूद 3 लोगों के ऊपर मानो कोई बम विस्फोट हुआ। रूपाली ये क्या कह रही थी कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे? प्रमिला रूपाली की बातों को क्लियर करते हुए बोली, मतलब तुम दोनों पहले से ही एक रिलेशनशिप में थे लेकिन तुमने हम में से किसी को भनक तक लगे नहीं दी। आई एम राइट? हम रूपाली ने अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। निशांत अपनी जगह पर खड़े होकर बोला, भाई अब तुम लोगों का तो सेट है लेकिन मेरा क्या, मैं तो अभी भी सिंगल हूं ना। प्रमिला उसके सिर पर टपली मारते हुए बोली, भूलो मत कि मेरा भी अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं भी सिंगल हूं, इसलिए ज्यादा उछालो मत समझे। जब होनी होनी हो जाएगी, अब नहीं है, इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? प्रमिला के इस जगह पर निशांत उसे कुछ बोलते ही वाला था लेकिन राघव ने उसे शांत कर दिया। तभी एक नर्स अंदर आए और बोली, देखिए अभी आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, पेशेंट को आराम करने का वक्त हो चुका है, वैसे भी कल इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो आप इन्हें घर ले जा पाएंगे। नर्स की बातों को सुनकर सभी के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट छा गए। फिर सभी एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घर के लिए निकल गए। राघव जैसे कृष्णा कॉलोनी पहुंचा। कॉलोनी में इस वक्त कई सारे बांस लगे हुए थे। उसे समझने में देर नहीं लगेगी ये सब किसके लिए किया जा रहा है। क्यों बेटा है, कैसे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मिसेज मिश्रा जी ने आदित्य की ओर देखकर बोली। मिसेज मिश्रा को देखकर राघव मुस्कुराते हुए बोला, बोलिए आंटी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे बेटा, सेवा की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल हम पूछना चाहते थे कि क्या कल तुम फ्री हो? इस पर राघव ने जवाब दिया, हम बिल्कुल फ्री हूँ, बोलिए क्या काम था? अरे बात वो है ना नहीं है बाबू, दरअसल बात ये है कि। मिसेज मिश्रा को हकलाते देखकर राघव पूछा, जो भी कहना है आप मुझे साफ साफ कह सकते हैं। मिसेज मिश्रा राघव के चेहरे और उसकी बातों को सुनकर उन्होंने मॉल में हुए सभी बातों को उसे बताया। बेटा क्या वाकई में माही की मां को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो? क्योंकि मॉल में वह जिस तरीके की बातें और तुम्हारे ऊपर शक कर रही थी उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि माही की मां तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इस पर राघव ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया और मिसेज मिश्रा जी की ओर देखते हुए बोला, आंटी अगर मैं आपको कुछ नहीं मानता तो आपको इस बारे में कुछ नहीं बताता नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको अपनी माँ के समान मानता हूँ इसलिए बताता हूँ। माँ हर बेटी चाहेगी एक खुशहाल जिंदगी जीने की और हर मर्द जाएगी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने की। शायद मैं माही के लिए सच्चा जीवन साथी नहीं हूँ इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। इस पर मिसेज मिश्रा बोली, लेकिन बेटा मैं तो माही की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है। राघव मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है माँ की माही मुझे बेटा बेतहाशा चाहती है, लेकिन मैं उसके परिवार के खिलाफ जाकर कोई भी कम नहीं उठाना चाहता, इसलिए मैं उनकी माँ की हर एक इच्छा को मानने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके माही भी मुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं एक माँ को दुख नहीं देना चाहता। इतना कहकर राघव अपने अपार्टमेंट के अंदर चला गया। मिसेज मिश्रा बस वहीं देखती रहेगी और राघव की बातों को याद करने लगी। उन्हें ही नहीं बल्कि कॉलोनी के सभी परिवार वालों को माही और राघव का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, इसलिए तो वह हम दोनों के लिए इतना खुश थे, वरना उन्होंने अपनी बेटियों को राघव को देने के लिए सोच लिया था ताकि वह एक अच्छा हमसफर को कभी भी अकेला ना छोड़े। लेकिन सलोनी जी को पता नहीं क्या हो गया था कि राघव जैसे लड़के को दूर हटाने की कोशिश कर रही थी। यही सब सोते हुए मिसेज मिश्रा अपने अपार्टमेंट के अंदर चली गई। राघव घर के अंदर आने के बाद एक्सप्रेस हुआ और नयन से मिलने के लिए उसके घर चला गया, जहां पर इस वक्त उसके घर पर खुशी का माहौल छाया हुआ था। सर कोई बस एक दिन बाद होने वाली कार्यक्रम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। राघव घर के अंदर आने के बाद फ्रेश हुआ और नयन से मिलने के लिए उसके घर चला गया, जहां पर इस वक्त उसके घर पर खुशी का माहौल छाया हुआ था। सब बस आने वाले इस खुशी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। राघव ने हॉल में बैठे कुछ बड़े लोगों से मिला, फिर नयन से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ चला गया। राघव को आता देखकर नयन और बाकी के सभी अपनी जगह पर बैठ गए। अरे राघव भैया आइए ना, मोहिनी ने उसे आवाज दिया और उसके लिए एक चेयर सामने खींच दिया। राघव बस मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बैठ गया। नयन और बाकी के सभी दोस्त इस वक्त नयन और मोहिनी के कपड़े को देख रहे थे जिसे वो दोनों ही अपनी एंगेजमेंट में पहनने वाले थे। मोहिनी अपनी ड्रेस को राघव की ओर दिखाते हुए बोली, भैया ये ड्रेस कैसी है? मेरी होने वाली सासू मॉम ने मुझे खरीद कर दिया है, मैं तो अभी से ही एक्साइटेड हो रही हूँ इस कपड़े को पहनने के लिए। मोहिनी की बातों को सुनकर ऋतु चढ़ाते हुए बोली, अगर तुम अपनी ड्रेस को आज ही पहन लोगी तो सगाई के दिन क्या पहनोगी? कहीं ऐसा ना हो कि उसे दिन तुम्हारी खराब ड्रेस को देखकर नयन का मूड ही ना बदल जाए। ऋतु के इस बात पर सभी हंसने लगे। राघव उसकी ड्रेस की ओर देखते हुए कहा, तुम इस ड्रेस पर काफी खूबसूरत लगोगी, देखना तुम्हारी दोस्त ही तुमसे जलने लगेंगे तुम्हारी खूबसूरती को देखकर।
राघव के इस बात पर सभी लड़कियों ने अपना मुंह फुला लिया, वही लड़कों के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अर्चना जी कमरे में आते हुए बोली, मोहिनी बेटा, मैंने चाय बना दिया है, तुम अपने दोस्तों के साथ आए हुए सभी मेहमानों को चाय परोस दो, तब तक मैं लता जी के साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है। ठीक है माँ, मोहिनी ने कहा और सुरेखा की ओर देखते हुए बोली, चलो सुधा, हम सभी के लिए चाय और चिप्स लेकर आते हैं। हम इतना कहकर दोनों लड़की नयन के कमरे से निकालकर किचन की ओर चली गई। उनके पीछे पीछे बाकी के सभी लड़कियां भी नयन के कमरे से जाने लगी। उन सभी के चले जाने के बाद राघव ने सोनू की ओर देखते हुए कहा, सोनू क्या तुम दरवाजे के पास कुछ देर के लिए खड़े हो सकते हैं, कोई अंदर आने से हमें आवाज देना। किसी को समझ में तो नहीं आया कि आखिर राघव कहना क्या चाहता है, फिर भी सोनू उठकर दरवाजे के पास चला गया और झनकार देखने लगा कि कोई बाहर खड़ा तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई तो वो राघव की ओर देखकर इशारा किया कि बाहर कोई नहीं है। राघव के बदलते भाव को देखकर नयन बोला, क्या बात है भैया, आप किसी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक तो है ना। अगर आपको किसी बात की परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे, गोपाल ने कहा। राघव ने एक गहरी सांस लिया और नयन की ओर देखते हुए बोला, तुम या फिर तुम्हारे पापा विजयकांत शेट्टी को जानते हैं? विजयकांत शेट्टी का नाम सुनकर नयन की आंखें छोटी हो गई। उसने पूछा, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे भैया? उसने कुछ किया है क्या? अगर उसने कुछ किया है तो मुझे इतना पता है कि उसके पीछे किस किस का हाथ हो सकता है। इस पर राघव ने कहा, नयन क्या तुम मुझे विजयकांत शेट्टी के बारे में बता सकते हो? वैसे तो राघव को विजयकांत शेट्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, लेकिन वो नयन के मुंह से सुनना चाहता था कि आखिर उन दोनों के बीच कौन से दुश्मनी हुई है जिस वजह से विजयकांत शेट्टी ने नयन के ऊपर जानलेवा हमला किया था। नयन ने कुछ देर राघव की ओर देखा, फिर उसने कहा, भैया, पापा का बिजनेस पहले इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था, इसी वजह से पापा को टक्कर देने वाले कई सारे कैटरिंग वाले थे, लेकिन जैसे जैसे पापा का बिजनेस फैलता गया बाकी लोगों का बिजनेस खतरे में आने लगी, क्योंकि ज्यादातर पापा को डील्स मिलने लगे थे, जिस वजह से कई लोग पापा से नफरत करते थे। पापा अच्छे दिल वाले स्वभाव के इंसान है, इसलिए उन्होंने कई बार अपने को मिलने वाले ऑर्डर को भी वो कभी कभी अपने जान पहचान के कैटरिंग वाले को दे देते थे ताकि उनका भी कुछ कमाई हो सके। लेकिन कुछ लोग थे जो पापा की इस तरह दिल्ली को भी देख कर जलते थे। पापा के बिजनेस फैलने के बाद कई बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों ने बाबा से कांटेक्ट करके उनके फार्म हाउस पार्टी हो या फिर कोई भी बड़ी फंक्शन पापा को ही बुलाने लगे थे, जिससे सभी लोगों को पापा के ऊपर ईर्ष्या होने लगी थी। उनमें से एक यही है विजयकांत शेट्टी, जो कि पापा को अपने सबसे बड़ा बिजनेस राइवल समझता है। लेकिन भैया, आप इस आदमी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? राघव ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम पर जो ये अटैक हुआ था उसे विजयकांत शेट्टी नहीं करवाया था। राघव की बातों को सुनकर सभी लड़के चौंक गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अपने बिजनेस राइवल को हारने के लिए इतनी घटिया चाल भी चल सकता है। सुरेश ने पूछा, जब आपको पता है कि नयन के ऊपर किसने हमला करवाया है तो अपने पुलिस कंप्लेंट क्यों दर्ज नहीं करवाया? और हमने पहले भी पुलिस कंप्लेंट करवाई थी, तो हम इस केस के बारे में पुलिस वालों को खबर दे सकते हैं, जिसके बाद नयन के साथ इस तरीके से बदसलूकी करने वाले इंसान को हम सभी जेल के पीछे डलवा देंगे। सुरेश की बातों को सुनकर नयन बोला, हाँ भैया, मैं उस विजयकांत शेट्टी को अपने ऊपर जानलेवा हमला करवाने के जुर्म जेल के अंदर बंद करवा दूंगा। उनकी बातों को सुनकर राघव बोला, ये सब इतनी आसान नहीं है, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, हम सिर्फ बोलकर सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें इसके लिए तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। राघव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सोनू ने आवाज देते हुए कहा, भैया, सभी लड़कियां आ रही है और उनके साथ लता आंटी भी हैं। सोनू की आवाज को सुनकर सभी लड़के नॉर्मल तरीके से बैठकर और आपस में फंक्शन को लेकर बातें करने लगे। जब सभी लड़कियां और लता जी कमरे के अंदर आई तो उन सभी लड़कों को अभी भी ड्रेस के ऊपर चर्चा करते देख मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, आप लोग इस ड्रेस के बारे में चर्चा बाद में कर लेना, तब तक के लिए चाय पियो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ गर्मा गर्म पकौड़े भिजवाती हूँ। वैसे भी ठंड का महीना चल रहा है, आप लोगों को चाय के साथ पकौड़े टेस्टी लगेंगे। लता जी की बातों को सुनकर सभी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। लता जी के वहां से जाने के बाद राघव ने सभी की और कुछ सारा किया, जिसे देखकर सभी समझ गए। सभी लड़कियों ने उनके लिए चाय और दिए, फिर सभी बैठकर बातें करने लगे। सभी लड़के ने तय किया था कि वो सभी मोहिनी और नयन के एंगेजमेंट पार्टी में सेम कलर की ड्रेस पहनेगी। भले ही कलर अलग होगी लेकिन आउटफिट बिल्कुल सेम होगी। लड़कों ने इसके बारे में ज्यादा खास नहीं सोचा था, उन्हें जो पहनने को मिलेगा वो वही पहनकर सगाई के पार्टी में जाने वाले थे। फिर भी अपने जिगरी दोस्त की सगाई है, ऐसे कैसे कोई मोटा कर सगाई में चला जाएगा, उसका भी तो कोई रिस्पेक्ट बनता ही है ना। मोहिनी चाय की चुस्की लेते हुए बोली, वैसे भैया, आज आपका पूरा दिन ऑफिस में कैसे काटा? वैसे शास्त्री जी पढ़ रहे थे कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है, क्या ये सच है? मोहिनी की बातों को सुनकर सभी एक साइड होते हुए राघव की ओर देखने लगे। वो सभी जानना चाहते थे कि अब ओबरॉय कॉर्पोरेशन में राघव किस पोजीशन में काम करने वाला है।
वैसे भी ओबरॉय कॉरपोरेशन दिल्ली के जाने माने सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है जो कि आज शिखर को छू रहा है। राघव ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं है, मुझे अपने ही डिपार्टमेंट के हेड के साथ साथ काम करना है। हम दोनों का डिसीजन ही हमारे बनाए गए प्रोजेक्ट्स का फाइनल डिसीजन होगा। वाह, तब तो आपका नाम और भी आगे बढ़ जाएगा। वैसे राघवेंद्र जी, मैं अपनी कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, क्या आपकी कंपनी में किसी इंटर्न के लिए वैकेंसी है? ऋतु ने एक उम्मीद भरी नज़रों से राघव की ओर देखने लगी। ऋतु की बात सुनकर सभी लड़कियां भी राघव की ओर देखने लगी। वो भी ऐसे किसी कंपनी को ढूंढ रही थी जिसमें वो अपनी कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप्स कर सके, क्या पता ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते उनकी नौकरी इस कंपनी में लग गई तो। यही सोचकर सभी लड़के और लड़कियां उम्मीद से राघव की ओर देखने लगे। सबको अपनी तरफ ऐसा देखा पाकर राघव बोला, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से मैं कंपनी में ज्वाइन हुआ हूं तब से मैं किसी भी इंटर्न को कंपनी में काम करते हुए नहीं देखा है। मैंने पहले भी अपने दोस्तों से इस बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ओबरॉय कॉरपोरेशन में किसी इंटर्न को काम करने के लिए नहीं दिया जाता है। अब इसके बारे में तो हमारे बॉस ही हमें बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं। राघव की बातों को सुनकर सभी ने उदास के साथ अपना सिर नीचे झुका लिया। राघव जब डिपार्टमेंट हेड बन जाएगा तब उनके लिए कई सारे मौके आ सकते हैं अपने टैलेंट को दिखाने का, जिसके बाद वो भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म पाकर अपनी आगे की जिंदगी काट सकते थे। लेकिन राघव की बातों ने उन्हें उदास कर दिया था। उन सभी को उदास देखकर राघव बोला, तुम सभी इतना उदास क्यों हो रहे हो? दिल्ली शहर में और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तुम लोग वहां पर जाकर ट्राई कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है राघवेंद्र जी की हमने कोशिश नहीं की है, हमने कोशिश की है लेकिन कोई भी हमें अपनी कंपनी में इंटर्नशिप देने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों। इसलिए हम सभी हर मन कर बैठे हुए हैं। हमारे सभी फ्रेंड्स किसी न किसी कंपनी में अपनी इंटर्नशिप पूरा कर रहे हैं और हम अभी भी हाथ पैर हाथ धरे बैठे हुए हैं। मानसी ने अपना सिर नीचे झुकाकर कहा। जहांगीर बोला, वैसे राघवेंद्र भैया, आपने तो अभी तक कई सारे कंपनियों के बॉसेस के साथ मीटिंग किया होगा, क्या कोई ऐसा नहीं है जो हमारी इस काम में मदद कर सकता है? लेकिन तुम सभी तो व्यास जी के वन सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हो ना, तो तुम लोगों को इंटर्नशिप की क्या जरूरत पड़ रही है? तुम वहीं पर रहकर अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हो। राघव ने सभी लड़कों की ओर देखते हुए कहा। नयन बोला, भैया आपको तो पता है ना कि मेरे पापा की कैटरिंग के बिजनेस है, तो मैं तो उसमें लग चुका हूँ। गोपाल अपने पापा के साथ सब्जी मार्केट में जाता है। सुरेश अपने पापा के साथ किराने की दुकान में बैठते हैं। जहांगीर अपने अब्बा जान के साथ गराज में जाता है। सोनू के पापा कॉलेज प्रोफेसर हैं, इसी वजह वो प्रमोद अंकल के कपड़ों के शोरूम में जा रहा है। राघव बीच में ही ठोकते हुए बोले, जब तुम लोगों के पास तुम्हारे पिताजी का साथ है और तुम सभी अपने पापा और रिश्तेदारों के पास काम कर रहे हो, तो तुम लोगों को किसी इंटर्नशिप और नौकरी की क्या जरूरत है? उसी में तुम सभी लोग एडजस्ट क्यों नहीं हो जाते? हाँ, कुछ समय के लिए ये सभी तुम लोगों के लिए बोरिंग या फिर मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके इसी में तुम लोगों को मजा लगेगा। तुम लोग पढ़े लिखे भी हो, साथ साथ कॉलेज भी अभी तक जारी है, आगे चलकर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ना, नहीं तुम्हारे परिवार वालों को किसी बात की शिकायत होगी और ना ही दूर दराज में काम करके तुम अपने परिवार वालों को टाइम नहीं दे पाओगे। तुम्हारे परिवार वाले भी खुश, तुम भी खुश और बाकी सब घर वाले भी। वैसे राघव ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था। एक अच्छी नौकरी की चक्कर में लोग देश विदेश चले जाते हैं, लेकिन अपने परिवार वालों के पास कोई टाइम नहीं रहता, और जो यहीं रहकर बस जाता है उसके लिए अपने माता पिता के लिए फुर्सत ही नहीं है, सिर्फ अपने अपने कामों में व्यस्त, जो एक दूसरे अपने परिवार वालों को प्यार करते हैं वहीं अभी तक अपने परिवार वालों के साथ चल रहे हैं, वरना हर कोई पैसों के पीछे भाग रहे हैं। राघव की बातों को सुनकर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। राघव मुस्कुराया और अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, तुम्हारे परिवार वाले जो बिजनेस करते हैं जरा उन पर एक बार ध्यान देकर देख लेना, तुम लोगों को खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा आखिर में कहना क्या चाहता हूँ। इतना कहकर राघव नयन के कमरे से निकल गया। लता जी राघव को रोकते हुए बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है, खाकर जाओ। नहीं आंटी, फिर कभी, दीदी मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ। राघव ने प्यार से लता जी की बातों को मना करते हुए कहा। फिर वो अपने घर के लिए निकल गया। अब क्या होने वाला इस कहानी में? राघव ने नयन और उसके दोस्तों को इस बारे में बात कर सही किया कि उसके ऊपर अटैक करने वाला विजयकांत रेड्डी है। राघव के वहां से जाने के बाद सभी लड़के और लड़कियां इस बारे में सोचने लगे। जहांगीर बातों का शुरुआत करते हुए कहा, वैसे देखा जाए तो राघव भैया ने कोई झूठ नहीं बोला है। जब से हमने अपने आप को बदला है तब से हमारे परिवार वाले हमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे हैं। यहाँ तक कि मेरे अब्बा जान जो हर वक्त अपने काम में ही बिजी रहते हैं, वो मुझे जाकर बातें भी करते हैं, यहाँ तक कि साथ मिलकर हम दिन भी करते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसा आजकल हो रहा है, और ऐसा हुआ राघव भैया के वजह से, जिन्होंने हमें समझाया और हमें एक सही रास्ता सुनने का मौका दिया। जहांगीर की बातों को सुनकर सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। सोनू अपना पीठ चेयर पर टिका कर बोला, जब भी मैं घर से बाहर जाता था तब मुझे कोई नहीं पूछता था, यहाँ तक कि मैं कहाँ जा रहा हूँ वो भी नहीं।
अगर मैं रात रात भर घर से बाहर रहूं फिर भी कोई मेरी फिक्र नहीं करता था, लेकिन आजकल मैं उनकी आंखों से ओझल हो जाऊं तो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब घर लौट कर आऊँगा। और ये सब कुछ हुआ राघव भैया की वजह से। पहले हमने उनके बारे में काफ़ी गलत समझा था, लेकिन धीरे धीरे करके राघव भैया ने हमें जीना सिखा दिया, हमें एक सच्चा इंसान बना दिया। सभी बस कुछ दिनों पहले हुई घटनाओं के बारे में याद करने लगे, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी एक पल में ही बदल गई थी, और वह भी एक इंसान के अपनी ज़िंदगी में आने के बाद। उन्हें इस बारे में नहीं पता था कि राघव इससे पहले क्या करता था और अपनी लाइफस्टाइल कैसे जीता था, लेकिन उनके ज़िंदगी बदलने के बाद उन्हें भी विश्वास हो गया कि राघव जैसा इंसान उन्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, जो एक बुरे इंसान को भी एक सच्चा इंसान बना सकता है। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। काशी ने दरवाज़ा खोला तो सामने लता जी मुस्कुराते हुए खड़ी हुई थी। उन्होंने सभी बच्चों की ओर देखते हुए कहा, बेटा डिनर लग चुका है, तुम लोग यहीं पर खाओगे या फिर मैं डिनर बाहर लगा दूं? आप ज़्यादा परेशान मत होइए आंटी, हम सभी बाहर आकर ही खाना खा लेंगे। काशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है बेटा, लेकिन है जल्दी आ जाना वरना खाना ठंडी हो जाएगी। इतना कहकर लता जी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। सभी बच्चे धीरे धीरे करके वहां से निकल गए। नयन और सुरेश ही इस वक्त कमरे के अंदर मौजूद है। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करने के बाद दोनों ही डिनर करने के लिए बाहर निकल गए। घर में इस वक्त लता जी, देवानंद जी के साथ साथ मोहिनी के माता पिता प्रमोद जी और अर्चना जी भी मौजूद थी। दरअसल वो रविवार को होने वाली सगाई के बारे में बातें कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें इतना वक्त हो गया था, इसलिए अब सभी मिलकर एक साथ डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए प्रमोद जी सभी बच्चों की ओर देखते हुए बोले, बेटा हमने तो मोहिनी और नयन के लिए सारी शॉपिंग कर ली है, क्या तुम लोग शॉपिंग पर नहीं जाने वाले हो नए कपड़े खरीदने के लिए? प्रमोद जी की बातों पर सोनू मजाक के लहजे में बोला, कहीं और जाने की क्या जरूरत है अंकल, जब आपके पास ही हमें सभी चीजें मिलाने वाली है। हम आप ही के दुकान में जाकर कपड़े खरीद लेंगे, फालतू में किसी और की दुकान में जाकर उसकी आमदनी क्यों बढ़ाएं? उसकी आमदनी बढ़ने से अच्छा हम आपकी ही आमदनी बढ़ा दें। इस पर मोहिनी बोली, इतनी ज़्यादा मेहरबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है सोनू, मुझे पता है तुम्हें बस कपड़ा देखना पसंद है ना कि खरीदने का। फिर उसने काशी की ओर देखते हुए कहा, काशी ज़रा अपने भाई के बारे में बताना, जब हम उसके लिए कपड़े खरीदने गए थे तब क्या हुआ था? काशी जो इस वक्त खाना खा रही थी, मोहिनी की बातों को सुनकर उसने सोनू की ओर देखा, फिर कहा, आप लोगों को तो पता ही होगा कि है राघवेंद्र जी के साथ हम लोग सुमित्रा की शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे, उसी की शॉपिंग के लिए हम सोनू को शॉपिंग मॉल लेकर गए थे एक कपड़े खरीदने के लिए। इसमें हम लोगों को 5 दुकानें दौड़ाई थी, फिर भी उसे कुछ पसंद नहीं आया। बाद में उसने कुछ रोड साइड दुकान से खरीदा और घर चला आया, हमें बताया तक नहीं, और हम बस शॉपिंग मॉल में उसके लिए कपड़े ढूंढते रहे। अपनी बहन की बातों को सुनकर सोनू का चेहरा उतर गया और वो खो जाने वाली नजरों से काशी की ओर देखने लगी, मानो वो उसे धमकी दे रहा हो, तू बस घर चल, मैं तुम्हें वहां पर बताऊंगा। लेकिन काशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस उसे घूर कर देखने लगी। प्रमोद जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम सब इसकी ज्यादा फिक्र मत करो बेटा, मैं अपने कुछ दोस्तों से कुछ कपड़े मंगवाए हैं अपनी स्टोर में, तुम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, तुम कल ही वहां पर जाकर कपड़े ले लो। वैसे भी सगाई के लिए ज्यादा दिन तो नहीं है, जितना जल्दी तुम लोगों का काम निकलेगा उतना ही तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। प्रमोद जी की बातें भी बिल्कुल सही थी, इसलिए सभी ने एक साथ अपनी गर्दन हाँ में हिलाया। मोहिनी और नयन के लिए कपड़े खरीद लिए गए थे, इसलिए उन दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, और वैसे भी नयन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, बस कुछ जख्म अभी तक भरा नहीं था और बाकी जख्म में भर चुका था, इसलिए उसे इधर उधर जाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। वरना सभी यही सोच रहे थे कि चोट लगने के बावजूद नए नए एंगेजमेंट के लिए कैसे आएगा। डिनर करने के बाद सभी कुछ देर के लिए वहां पर रुके, फिर अपने अपने घर की ओर निकल गए। अर्चना जी मोहिनी की ओर देखते हुए बोली, बेटा अब नयन की तबीयत ठीक है और 2 दिन बाद तुम दोनों की सगाई है, इसलिए क्या तुम अब घर जाओगी या फिर यहीं पर रुकने का प्लान है? अपनी मां की आवाज को सुनकर मोहिनी ने एक नज़र नयन की ओर देखा, जो किसी सच में लग रहा था। उसने उसे कुछ इशारा करने की कोशिश किया, लेकिन नयन का उसे पर ध्यान ही नहीं किया, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं आपके साथ चलूंगी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अपनी कपड़े लेकर आता हूँ। इतना कहकर मोहिनी ने नयन को चींटी काटी और वहां से चली गई। नयन को एक हल्की सी दर्द का एहसास हुआ और वो मोहिनी की ओर देखने लगा, जो इस वक्त उसे ही घूरते हुए जा रही थी। नयन को समझ में नहीं आया कि आखिर मोहिनी कहना क्या चाहती है। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसके पापा मम्मी और मोहिनी के पापा मम्मी दोनों ही इस वक्त बातें कर रहे थे, जिसे देखकर नयन अपनी जगह से उठा और मोहिनी के पीछे पीछे उसके कमरे की ओर तरफ चला गया। ऋतु कॉलोनी के कंपाउंड में पहुंच चुकी थी, तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। जैसे ही उसने कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से किसी ने कहा, ऋतु क्या हम 2 मिनट के लिए टेरेस पर मिल सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सामने वाली की आवाज को सुनकर ऋतु ने ठीक है कहकर उसने कॉल कट कर दिया और कॉलोनी के टेरेस के ऊपर चली गई। टेरेस के रेलिंग पर एक लड़का अपने चेहरे पर मुखौटा पहने खड़ा हुआ था, उसे देखकर ऋतु अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो भी इतनी आधी रात को? क्या तुम्हें यहाँ आने से पहले डर नहीं लगा?
ऋतु की बातों को सुनकर वो लड़का पीछे बढ़ा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मास्क पहने की वजह से उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऋतिक को पक्का यकीन थी कि ये वही लड़का है जिसने उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। अब मेरे तरफ ही ऐसे देखते रहोगे या फिर कुछ खाओगे? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना है, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहो। ऋतु की आवाज़ को सुनकर उस लड़के ने अपना मास्क हटाया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम जिसे प्यार करती थी वो अब किसी और से प्यार करता है, अब तो हमारा रास्ता क्लियर है ना? तो अब तुम्हें मेरे प्रपोज के बारे में क्या कहना है? मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उस लड़की की आवाज़ को सुनकर ऋतु हंसते हुए बोली, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो? मुझे ऋतु व्यास को, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना समय बर्बाद करो और ना ही मेरा। इतना क्या कर ऋतु वहां से जाने लगी, तभी पीछे खड़ा वो लड़का हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पीछे 2 सालों से पड़ा हुआ हूं, लेकिन तुमने अभी तक मुझे नजरें उठाकर भी नहीं देखा और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दे सकता हूं। मैं उस लड़के के वजह से अभी तक रुका हुआ था, लेकिन अब नहीं। अगर तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उस लड़के की धमकी भरी बातों को सुनकर ऋतु उसकी ओर देखकर आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर हिम्मत है तो मेरी परछाई को भी छू कर दिखाना, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करोगी सारी उम्र याद रखोगे। इतना कहकर ऋतु वहां से मुड़कर चली गई। वो लड़का ऋतु को वहां से जाते देखकर अपनी मुठियां भींच ली और गुस्से से पास रखे पुराने टेबल को एक लात झाड़ दिया, जिस वजह से वो टेबल टूटकर बिखर गया। उसने गुस्से में अपनी दांत भींच लिया और वहां से चला गया। जैसे ही नयन मोहिनी के कमरे में पहुंचा, मोहिनी अपनी बेड पर अपनी सिर गड़ाए बैठे हुए थी। जैसे ही नयन उसके पास आकर खड़ा हुआ, मोहिनी ने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर झाड़ दिया। नयन को समझ में नहीं आया कि आखिर मोहिनी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। नयन उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम मुझे मार क्यों रही हो? अब मैं क्या कर दिया? मोहिनी उसके कॉलर को पकड़ कर बोली, जब मेरी मम्मी ने कहा कि क्या तुम यहीं पर रुकोगी या फिर अपने घर जाओगी, तो तुमने मेरी मम्मी को रोका क्यों नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ? मोहिनी की आंखों में आंसू देखकर नयन उसके दोनों गालों को अपने हाथों में ले लिया, जिस वजह से मोहिनी के दोनों आंखों से आंसू टपक कर उसके हाथों में गिर पड़े। नयन ने उसके आंसुओं को बहाने से रोका और उससे प्यार से कहा, वो तुम्हारी माँ है, मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? और बात रही तुम्हारी जाने की, तो तुम कहीं और थोड़ी ना जा रही हो, हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तुम्हारा मन जब गए तुम मुझसे मिलने के लिए चले आना। नयन के इस बात पर मोहिनी नयन को दूर धकेलते हुए बोली, तुम ये भी तो कह सकते थे ना कि मैं कल चली जाऊंगी, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस सिर नीचे झुकाकर मेरी माँ की बातों को सुनने लगे। पता है उसे वक्त में तुम्हारी तरफ आप भरी नजरों से देख रही थी कि तुम कुछ तो कहोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा तुम्हारे पास रहना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरी माँ को से कुछ नहीं कहें। मोहिनी की बातों को सुनकर नयन उसके पास गया और उसके माथे को अपने होठों से चूम लिया और कहा, बस इतनी सी ही बात है ना, चलो मैं अपनी सासू माँ से अभी बात कर देता हूँ। इतना कहकर नयन ने इसका एक हाथ पकड़ा और से अपने कमरे से बाहर निकाल लिया। मोहिनी को अपना सिर नीचे झुकाकर आता देखकर किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर कमरे में उन दोनों के बीच क्या हुआ। सभी को अपनी तरफ ऐसा देखा पाकर नयन मोहिनी को अपने सामने खड़ा किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, सासू माँ, आपकी बेटी आज जाना नहीं चाहती है क्या? ये आज हमारे घर पर ही रख सकती है, मैं इसे कल खुद आपके घर में छोड़ने के घला आऊंगा, आपको इस पर कोई एतराज तो नहीं है ना? नयन की बातों को सुनकर अर्चना जी और प्रमोद जी दोनों ही अपनी बेटी की ओर देखने लगे, जो इस वक्त अपना सिर नीचे गड़े खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मोहिनी खुद आज अपने घर जाना नहीं चाहती थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। फिर अर्चना जी अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख कर बोली, बेटा अगर तुम यहीं पर रुकना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, तुम यहाँ रुक सकती हो, लेकिन एंगेजमेंट हो जाने के बाद तुम नयन के साथ नहीं रह सकती हो, जब तक कि तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, ठीक है ना? मोहिनी अपनी माँ को गले लगाकर बोली, लेकिन जब तक हमारी सगाई नहीं हुई है तब तक तो मैं नयन के पास रह ही सकती हूँ ना माँ? मोहिनी की बातों का सुनकर अर्चना जी मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने नयन की ओर देखते हुए कहा, बेटा अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद तुम दोनों की सगाई हो जाएगी। मुझे पता है कि तुम दोनों एक साथ रहना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों अपने आप को कंट्रोल में रखना, ऐसा ना हो जाए कि तुम दोनों बाहर जाओ। अपनी माँ की बातों को सुनकर मोहिनी के गाल शर्म से लाल हो गई। वहीं नयन हक्का बक्का होकर अर्चना जी की ओर देखने लगा। नयन की हैरानी भरी चेहरे को सभी ने देख लिया था, इसलिए सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। प्रमोद जी में के कंधों पर हाथ रख कर बोले, अभी तुम दोनों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी फाइनल ईयर चल रही है, इसलिए हम तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा रहे हैं। जब तुम दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे, तब तक के लिए ऐसी कोई भी हरकतें मत कर देना बेटा, जिस वजह से दोनों परिवार को शर्मिंदगी का एहसास हो। इज्जत डूबना जितना आसान है उतनी इज्जत कमाने के लिए सालों लग जाते हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले अपने आप को नहीं बल्कि अपने परिवार वालों के बारे में सोच लेना।
प्रमोद जी की बातों को सुनकर नयन उनके दोनों हाथों को पकड़कर प्यार से बोला, आपने मुझे दामाद की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार किया है और मैं अपने पापा की बातों को कभी नहीं टलता। नयन के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर पब मुस्कुरा दिए, फिर उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और अर्चना जी के साथ अपनी अपार्टमेंट की तरफ चले गए। देवानंद जी और लता जी उन दोनों की ओर देखते हुए बोले, चलो बेटा अब तुम दोनों भी जाकर आराम करना, 10 बजे बजने वाले हैं, कल सुबह बहुत काम करना है। ठीक है पापा मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। इतना कहकर देवानंद जी और लता जी दोनों ही अपने कमरे की तरफ चले गए। नयन मोहिनी को अपने कमरे की ओर चलने का इशारा किया। मोहिनी उसकी ओर देखते हुए बोली, मम्मी पापा ने कहा है हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो हमारी शादी करवा देंगे, लेकिन उसके लिए तो अभी भी 6 महीने बाकी है। तब तक क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं? हम एक ही घर में रह ही रहेंगे, तुम अपने कमरे में रहना, मैं अपने कमरे में। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हम एक कमरे में शिफ्ट नहीं होंगे। मोहिनी की बातों को सुनकर नयन मुस्कुराते हुए बोला, सबसे पहली बात तो हमारे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में बस 2 महीने बाकी है अगर तुम कैलकुलेशन करो तो, इसलिए मम्मी पापा चाहते हैं कि हम जल्दी एंगेजमेंट कर लें, शादी के लिए वक्त खुद ब खुद निकल जाएगा, वैसे भी हमारी एग्जाम्स आने वाले हैं। और बात रही सगाई के बाद एक साथ रहने की, तो ये हमारा कल्चर नहीं है बल्कि ये नियम है जिसे हर किसी को पालन करना पड़ता है, समझी? उसने मोहिनी की सिर पर हल्की चपत मारते हुए कहा। मोहिनी ने अपने सिर पर सहलाया और नयन को घूर कर देखने लगी, जिस पर नयन उसके गालों को चूमकर भागकर अपने कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मोहिनी को समझ में नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या। वो बस आंखें बड़ी करके नयन के कमरे की दरवाजे की ओर देखने लगी जहां से मैं अभी अभी भाग कर गया था। अचानक उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान और सुकून भरी राहत आए और वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाकर सो गई। दूसरी तरफ राघव के अपार्टमेंट में राघव इस वक्त अपने कमरे में विश्वास राव के साथ बातें कर रहा था। विश्वास राव राघव से बोला, भाई खबर मिली है कि कल रोलेक्स पांडियन और स्कॉर्पियन गैंग लीडर का लीडर दोनों दिल्ली आने वाले हैं। हम पता चला आखिर दोनों अचानक दिल्ली क्यों आ रहे हैं। इस पर विश्वास राव बोला, पता नहीं है भाई, लेकिन इस खबर को सुनते ही दिल्ली के सभी गैंग और उसके लीडर सतर्क हो चुके हैं। हाँ, लेकिन इतना पता है कि दोनों गैंग लीडर किसी को ढूंढने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने हमसे भी मदद मांगी थी लेकिन हमने मदद देने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से दोनों गैंग लीडर दिल्ली आ रहे हैं। विश्वास राव की बातों को सुनकर राघव अपने मन में बोला, कहीं ये दोनों शिशिर को ढूंढने के लिए यहाँ पर तो नहीं आए। अगर ऐसा है तो भी कोई बात नहीं है, शिशिर इस वक्त जिस जगह पर है वहां तक पहुंचना उन दोनों के लिए ही नामुमकिन है। तभी उसे विश्वास राव की आवाज सुनाई पड़ी, भाई अगर आशित गैंग जिंदा होता तो वो लोग जरूर ही इन दोनों गैंग लीडर की मदद कर दे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया भाई, क्योंकि मुझे पता है आप इन दोनों को बड़े आसानी से संभालेंगे। अच्छा हुआ कि किसी ने उसे गैंग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, वरना हम ही उसे मिटाने वाले थे। उसके वजह से न जाने हमें कितने ही प्रोजेक्ट पर नुकसान उठाना पड़ा था। विश्वास राव की बातों को सुनने के बाद भी राघव ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने मन में सोचने लगा, अगर एक गैंग उनकी मदद नहीं करेगा तो क्या हुआ, बाकी सभी गैंग अभी भी जारी है, कोई ना कोई उनकी मदद जरूरी करेगा। यही सोचकर उसने विश्वास राव से कहा, तुम उनके काम के लिए हाँ कर दो। राघव की बातों को सुनकर विश्वास राव हैरान हो गया। उसने कहा, भाई आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ना, अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर जुर्म के दुनिया में और आगे बढ़ जाऊंगा, उसके बाद काम किसी का भी हो, नाम मेरे ऊपर ही आएगा। राघव विश्वास राव की घबराहट को अच्छी तरीके समझ रहा था, इसलिए उसने कहा, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, बस इतना ध्यान रखना कि उन्हें पता ना चले कि मैं अभी भी जिंदा हूं और अभी भी दिल्ली शहर में हूं। ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप हमें तुरंत कॉल करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। हम राघव ने कहा और कॉल कट कर दिया। कॉल रखने के बाद विश्वास राव ने तुरंत रोलेक्स पांडियन को कॉल लगाया, जो कि अभी इस वक्त अपने आदमियों के साथ दिल्ली निकालने की तैयारी कर रहा था। मोबाइल की आवाज सुनकर उसने कॉल उठाकर कहा, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमें दूसरा पार्टी मिल चुका है। तुम अपने घर पर आराम करो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बोल देना, मुझे कुत्तों के मुंह पर हड्डी डालना अच्छी तरीके से आता है। रोलेक्स पांडियन की बातों को सुनकर विश्वास राव गुस्से में बोला, भूलो मत कि तुम इस वक्त किसी से बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें दिल्ली में कदम रखती है तो मेरी इजाजत के बिना तुम्हें दिल्ली में कम रखनी पड़ेगी, वरना तुम यहाँ के एक भी पत्ते तक को हिला नहीं पाओगे, इतनी याद रखना। विश्वास राव की बातों को सुनकर रोलेक्स पांडियन हंसते हुए बोला, तुम जिसके नाम पर इतना फुदक रहे थे मैंने उसे कब का खत्म कर दिया है, इसलिए अपनी जुबान जितना ही काबू में रखो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं किसी काम के लिए दिल्ली शहर आ रहा हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे अपने काम को छोड़कर तुम्हारी गैंग का सफाया करना ना पड़ जाए। रोलेक्स पांडियन की टोन को सुनकर विश्वास राव अपनी जगह से खड़ा हो गया और दांत पीसते हुए कहा, मैं भी देखता हूं कि तुम किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हो दिल्ली शहर में, वो भी मेरा बिना परमिशन के। रोलेक्स पांडियन हंसते हुए बोला, परमिशन की जरूरत पालतू कुत्तों को जरूरत पड़ती है,
जो अपने मालिक के कहने पर भौंकते हैं और अपने मालिक के कहने पर काटते हैं, लेकिन मैं एक खुला सैंड हूँ जो किसी के घर के अंदर घुस गया ना तो तबाही मचाई बिना बाहर नहीं आता, इतना समझना। और हाँ, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझे रोक नहीं पाओगे। आ रहा हूँ तुम्हारे शहर में, अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाना। इतना कहकर रोलेक्स पांडियन ने कॉल कट कर दिया। विश्वास राव गुस्से में अपने मोबाइल को घर कर देखने लगा। फिर उसने राघव को कॉल करके सब कुछ बता दिया, जिसे सुनने के बाद राघव ने कहा, जो गैंग लीडर उसके मदद के लिए तैयार हुआ है उसका क्या नाम है? भाई अभी तक मुझे भी इस बारे में पता नहीं है कि उन लोगों ने किसी से मदद मांगी है, पर सुबह तक सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही सब कुछ पता चलता है मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। राघव ने ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया और सोने के लिए चला गया, क्योंकि जय बेड पर बैठकर उसे ही देख रहा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि जय को नींद में कोई डिस्टर्ब हो। रोलेक्स पांडियन अपने लोगों की ओर देखते हुए बोला, दिल्ली में हमारे काम से कम 2000 से भी ज्यादा आदमी होने चाहिए। किसी को उसकी औकात दिखानी है। जी भाई, कल की सुबह दिल्ली में कौन सा तूफान लाने वाला है किसी को कुछ भी नहीं पता, बस सभी चैन से अपने अपने घरों पर सो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नींद उड़ी हुए हैं। अब तो कल ही देखना पड़ेगा कि दिल्ली की सुबह कौन सी तूफान के साथ शुरुआत होती है। सुबह का वक्त कृष्णा कॉलोनी। प्रमोद जी और देवानंद जी दोनों ही इस वक्त पंडाल वालों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, क्यों उन्हें कौन सी जगह कहां पर लगवानी है, स्टेज कहां पर बनानी है और दोनों की स्वागत किस तरीके से किया जाएगा, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनवाया जा रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस जगह में बढ़िया सा डेकोरेशन चाहिए, जिसे देखकर ऐसा लगे कि हाँ ये एंगेजमेंट पार्टी में कुछ तो अलग है, जिसे सब नोटिस करें। और इसके साइड में ज्यादा फूल मत डालिएगा वरना उतना खास दिखेगा नहीं। प्रमोद जी ने कुछ बातें डेकोरेशन वाले को बताते हुए कहा। डेकोरेशन वाले ने भी प्रमोद जी और देवानंद जी को कुछ बातें बताई, जो कुछ उन्हें पसंद आया उन्होंने लगवाया और जो उन्हें पसंद नहीं आया उन्होंने उसे साइड में कर दिया, ताकि बाद में किसी को पसंद ना लगे तो फालतू में पैसों की बर्बादी हो जाएगी। क्या बात है भाई, आज दोनों समाधि एक ही साथ में हम, लगता है कल आप लोग पार्टी में कुछ तगड़ा करने वाले हैं। अरे भाई जरा हमें भी बताए, हमारी भी आपकी कुछ मदद हो जाए। सेक्रेटरी बिहारी बाबू देवानंद जी और प्रमोद जी के पास आते हुए बोले। देवानंद जी और प्रमोद जी ने सबसे पहले तो बिहारी बाबू को गुड मॉर्निंग विश किया और से बातें करने लगे। अच्छा सेक्रेटरी साहब, जरा एक नज़र डालिए तो कैसा लग रहा है डेकोरेशन? अगर आपको लगे कि इसमें कुछ बदलाव करना है तो हम अभी डेकोरेशन वाले से बोलकर बदलाव करवाएंगे। देवानंद जी ने बिहारी बाबू को सामने की इशारा करते हुए कहा, जहां पर इस वक्त डेकोरेशन टीम डेकोरेट कर रहे थे। सेक्रेटरी साहब ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिया और ऐसे वाहन की चक्कर लगाने लगा मानो वो उस जगह की इंटेरोगेशन कर रहे हो। 2-3 बार उसे जगह में राउंड अप लगाने के बाद सेक्रेटरी साहब बोले, देखिए गुप्ता जी, वैसे तो अभी डेकोरेशन बढ़िया है, देखते हैं रात के समय में डेकोरेशन कैसा दिखता है, अगर थोड़ा सा भी फीका पड़ा तो बदलवा देंगे, वैसे फिलहाल के लिए तो अच्छा ही दिख रहा है। सेक्रेटरी साहब की बातों को सुनकर दोनों ही मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि सेक्रेटरी साहब को डेकोरेशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो तो बस यूं ही उनके मजे ले रहे थे। देवानंद जी बोले, वैसे सेक्रेटरी साहब, हमने सुना है कि आप अपने साले के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, कोई मिला या फिर नहीं? अगर आप कहे तो हम उनके लिए कोई लड़की ढूंढते। देवानंद जी की बातों को सुनकर सेक्रेटरी साहब अपना मुंह बनाकर बोले, अरे भाई गुप्ता जी, हमने उनके लिए लड़की ढूंढा था, लेकिन क्या करें, उनको लड़की पसंद आई ही नहीं। अब 30 का हो चुका है, फिर भी उसके लिए लड़की नहीं मिल रही। मुझे तो लगता है वो ऐसा ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाला है। प्रमोद जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों सेक्रेटरी साहब, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में लड़कियों की कमी है क्या? वहां पर तो पढ़ी लिखी और सुंदर सुशील लड़कियां मिल जाएगी, आप एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? अब क्या जवाब देंगे सेक्रेटरी साहब प्रमोद जी के इन बातों पर? क्या राघव रोलेक्स पांडियन और स्कॉर्पियोन गैंग से लड़ पाएगा?